हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्ट 7 रीबर्थ बॉस की अजीब पत्नी। चैप्टर 61 किडनैपर्स। ईशा को इतनी गहरी सोच में डूबा देखकर उर्मिला जी उसे थोकते हुए पूछती है, अरे तू किस सोच में डूबी है? इतना डूबी हुई है कि मैं कब से बुला रही हूँ लेकिन तुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अगर तू अपने पति के आने के बारे में सोच रही है तब तुझे सोने की जरूरत नहीं है। भगवान से माना, क्या पता सच में वो जल्दी आ जाए। उर्मिला की बात सुनकर ना चाहते हुए भी ईशा के गोरे गालों पर लाली छा जाती है। बुआ, आप क्यों ऐसे बोल रही है? आप है ना, मुझे किसी की याद नहीं आ रही। उर्मिला जी थोड़ा सा हंसती है, फिर उसे उठाकर कमरे की तरफ ले जाते हुए कहती है, बस बस अब बहुत ड्रामा हो गया, आज के लिए इतना काफी था। तुम थक गई होगी, अब चलो आराम कर लो। वैसे भी कल सुबह सुबह उठकर हमें तुम्हारे चेकअप के ले जाना है। इस साल का मुस्कुरा देती है और कमरे में चली जाती है और उसके दिमाग में खाली वो पार्टी वाली बात चल रही होती है, इसीलिए वो थोड़ा रोक कर बेड पर बैठ जाती है और उर्मिला जी को रोकते हुए कहती है, अरे बुआ, आप जिस पार्टी में जाने के बारे में बात करी थी उसके बारे में थोड़ा और बताइए ना। वैसे भी अभी तो नींद भी नहीं आ रही है। उर्मिला जी बेड पर बैठ जाती है और थोड़ा परेशानी के साथ कहती है, तुम्हारी हालत में तो तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, पर छोड़ जाने दो। पूछ ही रही हो तो बता देती हूँ। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना ही पता है कि बीते 4-5 सालों में इनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी बहुत सारी दुकानें हैं और अब वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर मौजूद लोगों के परिवारों से कनेक्ट होना चाहते हैं, इसीलिए कोई ना कोई मौका ढूंढकर ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट टुगेदर रखते हैं। सबका मानना है बहुत अच्छी लोग हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो इन सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ईशा तुरंत उर्मिला जी की तरफ हैरानी से देखी और फिर पूछती है, आपको ऐसा क्यों लगता है? उर्मिला जी बेड पर से उठकर बाहर जाते हुए कहती है, अब तुम खुद ही सोचो ना, इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, नहीं तो बहुत ज्यादा पैसे की। और जितना हमें पता है वो सब एक छोटे से गांव से थे, तो फिर इतना ज्यादा पैसा तो हो नहीं सकता और सोच भी नहीं हो सकता, फिर इतना बड़ा बिजनेस कैसे हो गया। खैर, अब ये सब बातें बहुत हुई, मैं लाइट बंद कर रही हूँ, तुम चुपचाप सो जाओ। इतना कहकर उर्मिला की लाइट बंद कर देती है और कमरे का पर्दा लगाकर बाहर चली जाती है। ईशा भी सो जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। कई बार करवटें बदलने के बाद आखिरकार उसे नींद आती है। दूसरी तरफ एक नकाबपोश आदमी एक 5 मंजिला इमारत के बाहर अपने 3 नकाबपोश साथियों के साथ खड़ा होता है। उसने उसे समय पूरा ब्लैक कलर का कपड़ा पहना होता है, उसके साथियों ने भी वही कपड़ा पहने होते हैं। गाड़ी में से निकलने के बाद वो अपने हाथों से कुछ इशारा करते हैं। उनका लीडर एकदम सामने में खड़ा हुआ नकाबपोश आदमी अपने दोनों हाथों को उठाकर 2 अलग अलग डायरेक्शंस में इशारा करता है और वो चारों अलग अलग तरफ बढ़ जाते हैं। उसे 5 मंजिला बिल्डिंग के अंदर पहला कला बिल्कुल सुनसान रहता है। दूसरे तल्ले में 4-5 आदमी रहते हैं जो कि इस समय कुछ बंधी हुई लड़कियों के घर घूम रहे होते हैं। वो चारों लोग अलग अलग तरफ से बस उन्हें ही देख रहे होते हैं। वो लोग उन लड़कियों में से एक लड़की को चुनकर आपस में बात करके एक बड़ा ही लंबा चौड़ा अटैक करते शरीर वाला आदमी उसे लड़की को घसीटते हुए वहीं पास में मौजूद एक कमरे की तरफ ले जा रहा होता है। ऐसा करते हुए वो लड़की छटपटा रही होती है, रो रही होती है, अपने हाथ पैर मार रही होती है, लेकिन इन सब का उसे आदमी पर कोई असर नहीं होता, उल्टा वो हंस रहा होता है। और फिर उसे लड़की को कमरे में फेंक करके दरवाजा पीछे से बंद कर देता है। वो लड़की कमरे में और पीछे घबराकर दीवार में छुट्टी जा रही होती है और धीरे धीरे कह रही होती है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। वो आदमी उसे लड़के के पास आकर अपने घुटने के बल बैठ जाता है और उसे लड़की के शरीर पर अपने हाथ करते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे? पहले तुम मुझे जरा तेरी जवानी को चेक तो लेने देखने टुडे की जिन लोगों को चुन चुनकर यहाँ लाया गया है वो असल में कितनी अच्छी होंगे, और जितना जल्दी तुम सबकी आदत डाले तेरे लिए अच्छा है। न जाने कितने ही दिन से इस तरह से बंदी होने के कारण उसके पुराने कपड़ों में अब कई जगह छेद हो चुके थे, इसीलिए जहां जहां उसे आदमी का हाथ उसके बदन पर पड़ रहा था उसे एहसास हो रहा था मानो वो पूरी तरह से जल रही है। शहर अंदर ये दो ऐसी चीज थी जो उसे पूरी तरह से खेल रही थी। इस बीच जैसे ही वो आदमी अपने आप को उसके ऊपर लाने की कोशिश करता है, अचानक से उसे शांत कमरे में एक आवाज गूंजती है, धधधक अंक। वो लड़की पूरी तरह से जम जाती है। वहीं पर जो आदमी अभी कुछ समय पहले उसे छूने की कोशिश कर रहा था उसके सामने एक खून के तालाब में लेटा हुआ रहता है। उसके सर पर गोली लगी होती है जिसमें से धीरे धीरे करके खून बाहर रिस रहा होता है। उसकी यह हालत देखकर अचानक से वो लड़की और भी ज्यादा घबरा जाती है और घबराहट में चिल्लाने लगती, उठकर उसे कमरे से जाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक पूरी तरह से कल नकाबपोश आदमी आ जाता है। उसे आदमी के हाथ में गन होती है जिसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं अभी भी निकल रहा होता है। देखकर साफ लग रहा होता है कि इसी आदमी ने उसे आदमी को शूट किया था जो उसके साथ। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस आदमी का शुक्रिया मन की उसने उसकी इज्जत लूटने से बचा ली, या फिर डरे कि कहीं अब यह उसे गोली ना मारे। अचानक से उसके ऊपर एक कपड़ा पड़ता है, एक बड़ी सी चद्दर। उसे बिल्कुल धीमी एक आवाज सुनाई देती है, अपने आप को इस कपड़े से ढक लो।
इसके बाद वह आगे को सोच पार्टी से पहले ही वो नकाब को शादी वहां से गायब हो जाता है। अगर इस समय उसके हाथ में चद्दर नहीं होती और वह आदमी अभी भी उसे स्कूल की नदी के बीच में लेट नहीं होता तो उसे कभी विश्वास नहीं होता कि यहाँ पर कोई था भी। वो जैसे ही बाहर अपने कदम रखती है, बाहर का नजारा देखकर एकदम हैरान रह जाती है। दो तीन नकाबपोश आदमी एक एक करके वहां मौजूद सभी गुंडों को मार रहे होते हैं। दोनों गुटों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ होती है। इस समय वो उन दोनों के लगभग बीच में खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तभी पीछे से कोई उसे खींच लेता है। जब वह घूम कर देखती है तो उसकी वह कुछ और साथियां रहती है जिन्हें इस जगह पर किडनैप कर लाया गया था। बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, यह अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है। उसकी दोस्त घबराकर उसे देखते हैं ऊपर से नीचे तक, फिर कहती है, मुझे नहीं पता, शायद ये लोग पुलिस के लोग, पता नहीं क्या है, लेकिन तू बता तो ठीक। वो लड़की अपनी चद्दर को कसकर पकड़कर अपना सर हम ही जाते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं बच गई, अच्छा हुआ जो आदमी सही समय। वो लोग बड़ी ही धीमी आवाज में बाहर क्या चल रहा होता है सब देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बड़ा सा ड्रम लुढ़कते हुए उधर आता है और उन चीजों से टकरा जाता है जिनके सहारे वो लोग खुद को छुआ पा रही थी। अब तक लगभग किडनैपर में ज्यादातर लोग मर चुके होते हैं, शायद सिर्फ एक लीडर और दो तीन और लोग बाकी रहते हैं। जैसे ही उसे लीडर की नजर में लड़कियों पर पड़ती है, उसे संजीवनी बूटी दिख गई होती है। उसकी आंखें ऐसी समझ जाती है, तुरंत आगे बढ़ाकर उसे लड़की की साथी का हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए अपने सामने लाकर बंदूक उसके सिर पर तान देता और कहता है, कोई भी आगे नहीं पड़ेगा, नहीं तो मैं इसके भेजे में सारी बंदूक के अंदर मौजूद गोलियां उतार दूंगा। वहां बची हुई लड़कियां अब चित्रकार लगने लगती हैं। वो चार नकाबपोश आदमी, जिनमें से तीन ही वहां मौजूद थे, उसे जगह पर खड़े होकर उसे आदमी को घर रहे होते हैं। जैसे ही लीडर को लगता है कि वह इन्हें धमकाने में कामयाब हो गया, वो उसे लड़की को अपने साथ लेकर नीचे जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे पहुंच पाता, वो चार लोग उसका पीछा करने लगते हैं। क्योंकि वो लड़की अभी भी उसके पास रहती है, इसीलिए उसके किडनैपर पर को पूरा यकीन रहता है। इस बार तो वो बाहर निकाल जरूर जाएगा। हर बार की तरह ये प्लान हमेशा काम करता है, लेकिन एक बात वो भूल गया था कि एक जंगल में सिर्फ एक ही शेर होता है और बाकी जो दहाड़ लगते हैं वो भेड़िया होते हैं, और भेड़िया कभी राजा नहीं बन सकता। चैप्टर 62 ईशा का चेकअप। वह आदमी एक बार फिर से उससे लड़की को अपने सामने लाकर खड़ा कर देता है और उन चारों को देखते हुए कहता है, मेरे को नहीं पता तुम लोग कौन है, पुलिस के लोगों या फिर दूसरी गैंग के, लेकिन इतना याद रखना, अगर तुम लोग इस लड़की को चाहता है तो फिर अपने हथियार नीचे फेंक दो। पहले तो बोलो ऐसा नहीं करते, लेकिन जब वह किडनैपर रिवॉल्वर के स्विच पर अपने हाथ रख देता है, मजबूरन उनका जो लीडर होता है वह अपनी बंदूक फेंक देता है। बाकी भी अपने लीडर को कॉपी करते हुए अपनी अपनी बंदूक के नीचे फेंक देते हैं। अब तक किडनैपर को लगता है कि अब वह यहाँ से आराम से निकल जाएगा, इसलिए वह उसे लड़की का सहारा लेकर निकलने लगता है। लेकिन अचानक से उनका लीडर आगे बढ़ करके उसे किडनैपर के सामने आने लगता है। मेरे पास नहीं आने का, दूर जा। लेकिन वह आदमी अपने कदम नहीं रुकता। वह किडनैपर एक बार फिर से बंदूक टांते हुए कहता है, पीछे हट जा, नहीं तो इस पर गोली चला दूंगा। बस वह इतना कहता ही है कि उसके कानों में एक बड़ी ही कठोर और सख्त आवाज सुनाई देती है, चला दे। चला। उसे आदमी पर उसकी धमकी का असर ना होता देखकर किडनैपर और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसे लड़की पर से बंदूक हटाकर उसे आदमी पर ताकर कहता है, तुझे दान नहीं है ना, मैं तुझे बताता हूँ मौत से नजरें मिलाने का दर क्या होता है, देख अब तुझे मैं कैसे यहाँ से, इस दुनिया से। अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की होती है क्या अचानक से उसका हाथ वह आदमी पकड़ लेता है आगे बढ़ करके, फिर उसे अपने कंधे पर से उठाकर नीचे पटकते हुए उसके एक हाथ पर अपने एक पैर से चढ़कर दूसरा पर उसके सीने पर रखकर उसके चेहरे के बिल्कुल सामने आकर आंखों में आंखें डालकर कहता है, मौत से नजरें मिलाने के लिए पहले करने का एहसास करना पड़ता है, और तुझ में इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे अभिमन्यु बिरला को फोर्स कर सके। वह आदमी इससे पहले कि कुछ समझ पाता, अभिमन्यु उसी की बंदूक उठा करके उसमें मौजूद 3 गोलियां उसके सीने में उतार देता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है तो खून के कुछ चित उसके हाथ पर भी पड़ जाते हैं। अपने हाथ को एक रुमाल के सहारे साफ कर उसे बंदूक को उसे आदमी के ऊपर फेंकते हुए वह वापस बाहर आता है। इस बीच को एक बार भी उसे लड़की की तरफ नजर नहीं डालता जो कि उसे एक तक निहार रही होती है। बाहर में उसके 3 साथी और कोई नहीं बल्कि रोहित, समय और अमृत होते हैं, जो कि इस समय एक एक करके सारे सबूत मिटा रहे होते हैं। अभिमन्यु के बाहर निकलते ही वह लोग बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। अभिमन्यु के पीछे एक लड़की भी बाहर आ रही होती है। उसे लड़की की तरफ इशारा करते हुए समय कहता है, ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ी मिलेगी तुम्हें, जो वहां जाकर बैठ जाओ, तुम्हारे साथी भी उसी में होंगे। उन लोगों के मारने पीटने का तरीका देखकर वह लड़की पहले ही डरी होती, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्तों के पास वापस चली जाती है। उसे लड़की के जाने के बाद ही समय हर जगह को चेक करता है और फिर वापस अभिमन्यु के सामने आकर खड़े होकर कहता है, सारे सबूत मिटा दिए हैं और अच्छे से तलाशी लिए, लेकिन गर्ल ट्रैफिकिंग के अलावा दूसरा और कोई भी आइटम यहाँ से मिला नहीं है।
मैं भी हर जगह चेक किया, यहाँ पर वह तो मिला ही नहीं जिसकी हमें तलाश थी। उल्टा बेवजह के पछेरे में हम लोग अलग से पड़ गए। इससे अच्छा तो पुलिस को ही हैंडल करने दिया होता है ये सब। रोहित इतना कहकर मुंह फुला कर नहीं खड़ा हो जाता है। उसे तो लगा था कि अभिमन्यु अपनी पत्नी के पास जाएगा तो उन्हें भी ट्रेनिंग ड्यूटी सबसे थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन नहीं, आराम तो हराम हो गया। अभिमन्यु दिल्ली के रास्ते में था, तभी उसे अचानक से जगह के बारे में पता चला और उसने उन्हें भी कैंप में से भेज दिया। उल्टा इस जगह पर काम के लिए उसने अपनी इतनी मेहनत से मिली छुट्टियों में से पूरे 2 दिन बर्बाद कर दिए। और आखिर में मिला क्या? घंटा भी नहीं मिला। अभिमन्यु वहां पर बिछी उन लाशों को देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, बल्कि अपने हाथों से अमृत की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इस बिल्डिंग में आग लगा दो। वैसे तो उसकी बात सुनकर तीनों ही बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कोई उसकी बात को टलता नहीं है, इसीलिए वह हमें भर देते हैं। वही रोहित यह सोच रहा होता है, लो अब आग लगाने का काम भी हमें ही दे दिया, कुछ भी काम पूरा नहीं करता। अभिमन्यु बिल्डिंग से बाहर जाते हुए कहता, देखो इस बार का काम हर बार से ज्यादा मुश्किल है, बहुत रिस्क है, इसलिए मैं पहले ही बता तेरा तैयार रहना। अभिमन्यु के जाने के बाद रोहित से रहा नहीं जाता और रोहित एक बार फिर से फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, यार सच में पूरे बेकार हो गए, अब मैं घर जाकर बस सोऊंगा अगले 2 दिन तक। उसकी बात सुनकर अमृत उसके सर पर थपकी मारते हुए कहता है, अब वो कुंभकर्ण के पोते के भतीजे की आत्मा को अपने अंदर से निकालकर खिड़की के बाहर फेंक दे, क्योंकि अभी सोने का समय नहीं, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। रोहित मुंह बनाते हुए वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसकी हरकत देखकर अमृत उसे उसके शर्ट से पड़ते हुए पीछे खींचने लगता समय उनके पीछे पीछे जरूरी सामान लेकर जाने लगता है। इस तरह से बेवजह से खींचे जाने के कारण रोहित इरिटेट हो जाता है और रोते हुए बोलता है, कोकामम। उसकी हरकतें देखकर बाकी दोनों हंसने लगते हैं। इस समय उन तीनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी कुछ समय पहले जो इतना बड़ा फाइटिंग सीन हुआ है उसमें इन तीनों ने हिस्सा भी लिया था। अभिमन्यु अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा होता है अंदर बैठकर। वह सबसे पहले जी फोन को इस्तेमाल कर रहा था, उसे स्विच ऑफ करके अपनी पॉकेट में रख लेता है और गाड़ी के बोनट से एक दूसरा फोन उठाकर उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर उसके पापा के ही 3-4 मिस कॉल्स रहते हैं, क्योंकि उसे अपने घर जाना होता है इसलिए। और रोहित और बाकियों के साथ नहीं जाता है, बल्कि एक अलग गाड़ी में बैठकर दिल्ली की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एक बार फिर से उसके फोन की घंटी बजती है। फोन को उठाकर अपने कान के पास लगता है तो दूसरी तरफ से उसके पापा की कड़क आवाज होती सुनकर उसे थोड़ी चिंता होने लगती है और परेशान होकर पूछता है, क्या हुआ पापा, बहुत टेंशन है क्या? शंकर जी बिल्कुल धीरे धीरे अपने बेटे से बात करते हुए कहते हैं, हाँ वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बस ये बात की अगर तू आ कब रहा है। अभिमन्यु बाहर की तरफ देखा है और रास्ते को ठीक से चेक करने के बाद कहता है, कल दोपहर तक तो पहुंच ही जाऊंगा। उसकी बात शंकर जी गहरी सांस लेते हैं, आखिरकार उनके सिर पर से इतना भारी बोझ जो हट गया। अभिमन्यु अपने पापा को हाँ बोलकर फोन कट कर देता है। इसके बाद हाईवे के सुनसान सड़क के किनारे में अपनी गाड़ी रोककर पीछे जाकर डिग्गी खुलता है। उसके डिग्गी के अंदर छोटी सी बच्ची होती है। अभिमन्यु चेक करता है कि वह ठीक से सांस ले पा रही है या नहीं। उसके बाद डिग्गी फिर से बंद कर देता और फिर वापस ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाते हुए सोचता है, रोहित को क्या पता है क्या, फिर क्या मिला है मुझे। दूसरी तरफ ईशा और उर्मिला सुबह सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करके सीधा उनके क्लिनिक जाने के लिए, क्योंकि उर्मिला जी को गाड़ी चलाने की आदत नहीं थी इसलिए वह ज्यादातर काम बस से नहीं तो फिर टैक्सी से करती थी। और क्योंकि इस समय उनके साथ एक प्रेग्नेंट लेडी थी इसलिए उर्मिला जी को टैक्सी का ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा था। वो दोनों मस्त बात करते हुए जीवन हॉस्पिटल में मौजूद उर्मिला के ऑफिस में जाते हैं। उसे अस्पताल के डायरेक्टर होने के साथ साथ उर्मिला गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड होती है, इसलिए उन्हें किसी दूसरे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वह खुद ही माया का चेकअप करने लगती है। चेकअप काफी नॉर्मल होता है, बिना किसी सोनोग्राफी या किसी और चीज के। इस चेकअप के जरिए बस उर्मिला ये देखना चाहती थी कि बच्चा और माँ दोनों ठीक है या फिर नहीं। इसके साथ ब्लड टेस्ट और कई अलग अलग तरह के टेस्ट सैंपल्स भी ले लिए थे, ताकि एक बार चेक कर लिया जाए कि कोई इन्फेक्शन या किसी बीमारी का खतरा तो नहीं है। अभी यह सब चल ही रहा होता है कि तभी केबिन में कोई नौकरी करता है और अंदर आकर कहता है, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम गई है। अभी हाल ही में शहर के पास मौजूद किसी पुराने बिल्डिंग के अंदर नाबालिग लड़कियां जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई थी, उनका एक पूरा ग्रुप पाया गया है। बेचारी सब 15 या 16 साल की है और सबकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, अलग अलग तरह की छोटी और कहीं तो सदमे में भी है, इसलिए आपको तुरंत अपनी टीम के साथ उनका चेकअप करना होगा। उसके बाद सुनकर उर्मिला तुरंत अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और उन्हें देखते हुए कहती है, इतना बड़ा कैसे, और मुझे दिल्ली के आसपास, आखिर यहाँ पर पुलिस कर क्या रही है। वह नस अपना सर झुकाए एक और बात कहती है, जिसे सुनकर उर्मिला के साथ साथ माया भी हैरान रह जाती है। मैं आखिर पुलिस हमारी मदद क्या करेगी। कमिश्नर सर की अपनी बेटी जो कि सिर्फ 10 साल की है लापता है, वह भी पिछले 2 दिन से, और अभी फोटो दिखाकर एक लड़की के से कंफर्म किया गया है कि वह भी इन्हीं लोगों के ग्रुप में थी।
उर्मिला बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है, आखिर जब इतनी बड़ी पोस्ट पर मौजूद इंसान खुद अपने परिवार की सेफ्टी का ध्यान नहीं रख पा रहा है तो फिर शहर के लोगों की सुरक्षा का ध्यान वह कैसे रख पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईशा बिल्कुल उल्टा सोच रही थी, पहले एक क्रिमिनल लॉयर होने के कारण उसे बहुत अच्छे से पता था ऐसे कैसे इसके इंच और आउट के बारे में, ऊपर से तो ये सिर्फ एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, लेकिन अंदर ही अंदर कई बड़े पोस्ट पर बैठे लोग शहर में मौजूद कई सारी छोटी छोटी गैंग्स को सपोर्ट करते हैं जो कि उनके लिए वह काम करती है जो वो लोग खुद नहीं कर सकते। और इस तरह से कमिश्नर की बेटी का कोना साफ बताता है कि इस बार किसी ने कमिश्नर को टारगेट किया है। उर्मिला को इस तरह से खड़ा देखकर नज एक बार फिर से उसे कहती है, मैडम आपको चलना होगा, वह भी अभी के अभी। उर्मिला इस बात के सीरियस में समझ रहे थे, इसीलिए वह घूमकर माया की तरफ देखती है और उसे कहती है, ईशा तुम्हें कम करो, तुम घर चले जाओ, मैं गाड़ी और ड्राइवर की अरेंजमेंट कर देता हूँ, मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। उनकी बात सुनकर अब तक सोच में डूबी ईशा अपने ख्यालों से बाहर आ चुकी होती, वह उर्मिला की तरफ हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, देखिए ना हुआ, आज आपने प्रॉमिस किया था कि इसके बाद हम लोग जाएंगे और दिल्ली में कई सारी जगह है घूमेंगे, लेकिन अभी तो अब आपको तो काम है। पर क्या मैं दिल्ली घूम सकती हूँ? मैं सच में जगह को घूमना चाहती हूँ, बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ अपने गाँव में ही थी। उर्मिला ईशा को थोड़ा गुस्से से देखते हो डांटे हुए कहती है, तुमने अभी खुद अपनी आंखों से देखा ना किस तरह का माहौल चल रहा है शहर में, ऐसे में तुम्हें बाहर जाने की परमिशन और वह भी इस हफ्ते नहीं, नहीं तुम घर जाओ। ईशा हुआ कि जनता समझ रही थी, इसलिए उनके गुस्से को दिल पर ना लेकर वह सीधे सीधे कह देती है, लेकिन बुआ आप इतना चिंता क्यों कर रही है, मेरे से ड्राइवर होगा, गाड़ी होगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और फिर अभी यह जो कैसे शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से तो ये काम से कम 10-15 दिन तक खींचने वाला है, मुझे देख लेना दीदी ने आसपास के मार्केट में, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। ईशा की बात सुनकर उर्मिला को भी थोड़ा अजीब महसूस होता है, क्योंकि बात तो सही थी, अभी जो ये काम शुरू हुआ है ये काम से कम 20 दिन तक जाएगा, 10 दिन तो बहुत कम समय है, जब तक इन लड़कियों के परिवार वालों के बारे में पता नहीं चल जाता उसके बाद किस तरह किनके मेडिकल हिस्ट्री होगी, बहुत काम रह जाएगा। ईशा के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, 2-3 महीने बाद ही ऐसा टाइम शुरू हो जाएगा जब वह कहीं बाहर भी निकाल सकती, और फिर ऐसे में अगर उसने ईशा को जान भी दिया तो भी बाकी घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए फिर वह थोड़ा हिचकी चाहती है, लेकिन हाँ कर देती। ठीक है चली जाओ, लेकिन 5 बजे से पहले तुम्हें घर वापस आ जाना है और घर पहुंच के सीधा 5:05 पर मुझे कॉल करना है, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करने वाली हूँ। ईशा अपना सर हाँ में हिलती है। उर्मिला ईशा को अस्पताल के एंट्रेंस तक छोड़ देती है और फिर वापस अंदर चली जाती है। ईशा अपने सामने मौजूद गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी है, उसे बैठा हुआ देखकर सामने बैठा ड्राइवर धीरे से कहता है, अच्छा तो आप हैं अभी मैं सर की पत्नी जिनके बारे में दिल्ली में काफी चर्चा हो रही है। वैसे अगर आपको दिल्ली घूमने हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए दिल्ली में मौजूद अलग अलग लाल किला, ताजमहल। ऐसा बोल करके ड्राइवर ईशा को एक एक करके दिल्ली की सारी फेमस जगह के नाम बताता है, लेकिन ईशा तो गाड़ी में बैठने से पहले सोच चुकी होती किसे कहाँ जाना है, इसीलिए वह जब ड्राइवर अपनी लिस्ट खत्म करता है तो उसे लिस्ट में एक और नाम ऐड करते हुए कहती है, एंटीक मार्केट चलते हैं। चैप्टर 63 विधि की ईशा से मुलाकात, एंटीक मार्केट। वैसे तो ये जगह दिल्ली में ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। आगे चलकर इस जगह को ब्लैक मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पर कई सारी पुरानी चीज मिलती है, कुछ दुर्लभ दवाएं, जड़ी बूटियों और इसके साथ साथ ऐसे जो कि हजारों साल पुरानी हो वो गहने और जेवरात भी मिलते हैं, अलग अलग तरह के हीरे। और इसके साथ होता है यहाँ पर ऑप्शन नीलामी, कई लोग अपना सामान यहाँ बेचते भी हैं और यहाँ से खरीदने भी है। कहते हैं ये कैसी जगह है जहाँ पर इंसान पैसे के दम पर सब कुछ नहीं ले सकता बल्कि कनेक्शंस भी चाहिए। पर अभी इस समय तक इस जगह पर लोगों की इतनी ज्यादा नजर पड़ी नहीं थी। यही कारण था कि दिल्ली जैसे शहर में होने के बाद भी बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे। लेकिन वो ड्राइवर क्योंकि सक्सेना परिवार से था, इसीलिए उसे ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में अच्छा आइडिया था। उसे पता भी था कि यह जगह आखिर है कैसे। बस जो चीज उसके समझ के पड़ी थी वह थी कि आखिर इस नई बहू को, जो कि माना जाता है गांव से आए हैं, उसे इतनी दुर्लभ जगह के बारे में कैसे पता है। एंटीक मार्केट के में गेट के बाहर ही ईशा गाड़ी रुकवा देती है और फिर अपने सामने बैठे ड्राइवर से बड़ी ही आवाज में रहती है, काका अपना जाइए, चाय पानी कर लीजिए, तब तक भी थोड़ी देर के यहाँ पर घूम भी लूंगी। वैसे तो ड्राइवर जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसे ऑर्डर मिला था इसलिए वो थोड़ा हिचकी चाहता है और कहता है, लेकिन छोटी बहू मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर। उसकी बात सुनकर ईशा उसे तुरंत रोते हुए कहती है, अरे आप चिंता मत करिए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, आप जाइए और सिर्फ 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, वैसे भी मैं घर भी तो जाना है।
आखिरकार ड्राइवर ईशा की बात सुन लेता है और वहां से चला जाता है। ईशा उतरकर सबसे पहले सर मार्केट देखने लगती है। ये जगह पहले से काफी ज्यादा अलग थी। अभी तो ये काफी खुली खुली है, लेकिन पहले इसे बहुत ही गुप्त तरीके से चलाया जाता था। अपने एक इम्पोर्टेंट क्रिमिनल केस के चलते उसे इस जगह के बारे में पता चला था। तब उसे पता चला था कि जितनी भी पुरानी देश की उनकी पेंटिंग्स होती है, पुराने हथियार होते हैं, जेब्रा होते हैं, उनकी स्मगलिंग यहीं से होती है। यहाँ से उन सब चीजों की स्मगलिंग करके देश के कई अलग अलग हिस्सों में और इसके साथ साथ विदेश में उन्हें भेजा जाता है। ईशा धीरे धीरे उसे मार्केट के अंदर जा रही थी जैसे वो देख रही थी, और जैसा उसे लगा था इस समय ज्यादातर चीज वैसी नहीं थी जैसे कि उसे आदत थी। इस समय इस जगह पर ज्यादा सामान नहीं था और आम लोग भी यहाँ आसानी से आ जा सकते थे, जबकि जितने की उसे आदत थी और जिस तरह से आने वाले सालों में जगह बदलने वाली थी, बिना स्पेशल परमिट के यहाँ एंट्री मिलना इम्पॉसिबल था। इस जगह के सिक्योरिटी जो भी ना के बराबर है, आने वाले समय में इतनी ज्यादा बढ़ जाने वाली थी कि पैसे पैसे की बदौलत है जग में आना या जाना बहुत मुश्किल था। अभी के समय में ज्यादातर लोगों को पुरानी या ऐतिहासिक चीजों की उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। काफी कम लोग पढ़े लिखे थे, इसीलिए उन्हें पता नहीं था कि यह सब आगे चलकर एक छोटी पुरानी राजा महाराजाओं की पेंटिंग भी बड़ी बेशकीमती होने वाली थी। कई सारी ऐसी चीज तो थी जो कि पहले के मुस्लिम शासकों की कब्र में से निकल गई थी। हालांकि यह सब बड़ी बेस्टी थी, लेकिन इन सब चीजों में एनर्जी भी बहुत मायने रखती थी। किस चीज की नेगेटिव वाइब्रेशन होती है और किसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, बिना इसका अंदाजा लगे कुछ भी खरीद लेना कभी कब और खतरनाक भी हो सकता था। चलते चलते ईशा उसे जगह की एक ज्वेलरी शॉप में जाती है, जो कि दिखने में तो थोड़ी पुरानी सी थी, लेकिन उसके अंदर मौजूद सामान उसे बहुत अच्छा लगा था। दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर दुकान के अंदर मौजूद गहने देवराज को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि इनमें से ज्यादातर चीज काफी कानीरे से तराशी गई है। बस तकलीफ एक बात की थी कि इनमें से कोई भी एंटीक नहीं था, बल्कि नया नवलाही सामान था। कुछ तो नकली भी था, जिन्हें चीजों की समझ ना हो, उन्हें बेचकर पैसे कमाने के लिए। लेकिन जो चीज ईशा को सबसे ज्यादा हैरान कर दे रही थी वो ये थी कि कुछ पुरानी चीजों को देखकर अचानक से उसका लॉकेट चमक जा रहा था। उसे इस तरह से देखकर और सारी चीजों को बड़ा ध्यान से देखा हुआ पाकर उसे जगह का मालिक अचानक से उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और एक ज्वेलरी सेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैडम जी जरा इस ज्वेलरी को देखिए, इसके ऊपर का ये चित्रण देखिए, कितना अनोखा है ना। ईशा उसे ज्वेलरी सेट को ध्यान से देख रही थी। बात तो सही थी, सामान तो बहुत सुंदर था, लेकिन उनके ऊपर वो सफेद धूम नहीं थी जो लॉकेट के करीब आने की वजह से दिखाई दे रही थी। इसीलिए वो दुकानदार की तरफ घूम कर कहती है, देखिए मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ पुरानी ऐतिहासिक चीज देखने आई थी। यह तो देखने से ही पता चल रहा है कि अभी अभी बनाई गई है, कुछ ऑथेंटिक सा दिखाइए। उसकी बात सुनकर दुकानदार उसे बिल्कुल कोने में लगी तो पेंटिंग्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब जब आप पूछ ही रही है तो फिर वो देखी, वो दो पेंटिंग अभी की नहीं है बल्कि 950 साल पुरानी है। पृथ्वीराज चौहान के समय के एक कारीगर ने इसे बनाया था। उसे दुकानदार की मीठी मीठी बातें सुनकर भी ईशा को उसे पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि अगर यह सच में इतनी पुरानी होती तो इस पेंटिंग के आसपास कोई धूम तो होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इतना सोच करके कि यहाँ पर शायद उसके काम का सामान नहीं है, शिक्षा वहां से बाहर जाने लगती है। सुबह से एक भी सामान नहीं देखा था और इस तरह से आए हुए कस्टमर को जाता हुआ देख करके दुकानदार से रहा नहीं जाता और इसलिए पीछे से टूकते हुए कहता है, अरे मैडम रुक जाइए, कहाँ चली, अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है। उसकी बात सुनकर ईशा रुक जाती है। ईशा को रुका हुआ देख करके दुकानदार काउंटर के पास जाकर ठीक वहीं कोने में पड़े एक पुराने से बॉक्स को उठना है। उसे बॉक्स के ऊपर दो तितलियों के आकार बने होते हैं। जब वो उसे बॉक्स को खोलना है तो अंदर दो लाइट ब्लू कलर के मोतियों वाले कड़े होते हैं। इसके साथ साथ कई अलग अलग तरह की ज्वेलरी, जैसे कि दो झुमके, एक लॉकेट और एक पतला सा महीना सा चोकर भी रखा होता है। ईशा उसे बॉक्स को ध्यान से देखते हैं। इसके अंदर मौजूद ज्वेलरी बाकी सबसे कई गुना ज्यादा अलग होती है और कई गुना ज्यादा सुंदर होती है, पर जो चीज उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो ब्लू कलर का मोती वाला कड़ा होता है। इसके साथ साथ ठीक उसी ब्लू कलर का छोटा सा टीयर ड्रॉप शॉप का एक मेंस ब्रेसलेट होता है। उन दोनों को देख करके ईशा को अभिमन्यु की याद आ जाती है। 2 दिन हो गए लेकिन अभी तक उसे उसके पति का पता नहीं चल पा रहा है। ईशा सोचने लगती है अभिमन्यु से मिली है, खाना बनाने के अलावा उसने उसे अब तक कोई गिफ्ट नहीं दिया, उल्टा अभिमन्यु ने तो उसे इतने सारे गिफ्ट दिए आज तक। ये सोचकर ईशा अपना मन बना लेती है कि यह ब्रेसलेट और यह कड़ा दोनों खरीदेगी। यह ब्रेसलेट अभिमन्यु को दे देगी और यह कड़ा खुद पहन लगी। वैसे भी यह ब्रेसलेट नया नया रखा गया होता है, पर थोड़ा पुराना होता है, लेकिन क्योंकि इस जगह पर वो पुरानी चीज खरीदने आई होती है, इसीलिए वो मन बना लेती कि पूरा सेट ही ले लेगी, ताकि अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो दे सके। वैसे भी अनमोल ने उसे ज्वेलरी बनाकर भेजी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं थी और फिर उसके भाई की मेहनत है, वो ऐसे कैसे किसी और को दे दे। ईशा इस ब्रेसलेट को अपने हाथ में डालकर ट्राई करने लगती है। उसके साइज के हिसाब से थोड़ा बड़ा होता है, वैसे भी यह तो अपने पति के लिए रही है तो फिर क्या फर्क पड़ता है।
उसे ब्रेसलेट की जगह ईशा को कड़ा पहन लेती है, परफेक्ट साइज। इसके साथ साथ उसकी गोरी हथेली पर बहुत सुंदर भी लग रहा होता है। दुकानदार को देखते हुए ईशा कहती है, ये सारी चीज कितने की होगी? दुकानदार अपने दोनों हाथ रगड़ते हुए कहता है, ये सारी चीजें ज्यादा महंगी नहीं है, पर आप क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज ले रही है इसलिए आपको थोड़ा डिस्काउंट देता हूँ, सिर्फ 17,000 रुपये दे दीजिए। उसकी बात सुनकर ईशा चेहरे पर थोड़ा हिचकी चाहती है, लेकिन मन ही मन बहुत खुश होती है क्योंकि उसके हिसाब से उसे काफी ज्यादा सस्ते में सारा सामान मिल गया। अगर वो 20 साल बाद आकर तो अपना घर बेचकर भी नहीं खरीद पाती। ईशा अपना सर हमें हिलती है और फिर उसे बॉक्स को बंद करके अपनी तरफ करने ही वाली होती है कि इतनी देर में पीछे से आवाज आती है और उसे खाली दुकान में घूमने लगती है। अरे अरे, उसे मत खरीदो। उसे आवाज को सुनकर इशारों दुकानदार दोनों पीछे घूमकर देखते हैं। सामने एक बड़ी ही ब्रांडेड सोफिस्टिकेटेड ड्रेस पहने एक लड़की अंदर आती है। देखने में वो 25 से 26 साल की लग रही होती है और उसके सामने सामने एक अजीब सा शर्ट और पेंट डाली गुस्से में मौजूद एक लड़की अंदर आती है। वो लड़की तुरंत अंदर जाकर उसे ज्वेलरी के बॉक्स पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ये डब्बा पहले मैं यहाँ से देख कर गई थी और मैंने बोला भी था इसे मेरे लिए रखने के लिए, इसे खरीदूंगी तो मैं ही। उसके पीछे पीछे आई वो लड़की खाली उसे ईशा को घूरे जा रही होती है, जिससे ईशा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो तो उसे गुस्से लड़की को देखते हुए कहती है, क्या मतलब है, तुमने पहले देखा था और तुम खरीदोगे? पिछले 1 घंटे से दुकान में मैं मौजूद हूँ और उसे समय तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही थी और इस सेट को मैं पसंद किया है तो इसे मैं ही खरीदने वाली हूँ। वो लड़की थोड़ा गुस्से में आकर के अपनी आवाज तेज करते हुए कहती है, देखो तुम कुछ और क्यों नहीं खरीद देती? मैं ये सेट अपनी प्यारी फ्रेंड विधि के लिए चुना है उसके बर्थडे गिफ्ट के तौर पर और मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। दुकानदार, आप इसे जल्दी से पैक कर दीजिए। दुकानदार थोड़ी सी उलझन में होता है। बात तो सही थी, अगर ग्राहकी के नियम पर देखा जाए तो फिर ईशा को ही यह सामान देना चाहिए, लेकिन उसके सामने मौजूद ये दोनों काफी अमीर दिख रहे थे। पर चाहे जो भी हो, अभी तक इसके पैसे तो दोनों में से किसी ने नहीं दिए थे, इसीलिए वो कहता है, ठीक है मैडम, पैक तुम्हें कर देता हूँ, पर आप मुझे 17,000 रुपये पहले दे दीजिए। उसकी बात सुनकर के विधि की दोस्त की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है और वह कहती है, 17,000 रुपये? पिछली बार जब मैं आई थी तो अपने 15,000 रुपये कहा था, एक ही दिन में 1,500 रुपये बढ़ा दिए। जहां एक तरफ वो लड़की बार्गेनिंग करने लगती है, वहीं दूसरी तरफ ईशा आराम से अपना पर्स निकलती है और उसके अंदर से कैश 17,000 रुपये निकाल करके उसे आदमी को थमते हुए कहती है, ये लीजिए आपके पैसे। एक साथ इतने सारे पैसे एक बार में देख करके तो एक बार के लिए विधि भी हैरान रह जाती है, दूसरी तरफ ईशा के लिए ये सब बहुत नॉर्मल होता है। अभिमन्यु ने पिछले 2 महीने में अपनी सारी सैलरी उसे ही भेजी होती है, दादाजी की पेंशन, इसके बाद सामान बेचने के बाद भी उसे काफी सारे पैसे मिले होते हैं, खेत का राशन भी उसने होता है, तो उसके पास इस समय जिस चीज की कमी नहीं होती वो पैसे नहीं होते हैं। और फिर उसे पूरा यकीन होता है कि यहाँ पर आकर अगर वो ऑप्शन में अपनी लाई हुई दुर्लभ जड़ी बूटियां को देगी तो उससे भी उसे कुछ पैसे तो मिलेंगे ही, इसीलिए अभी जो उसे पसंद है उसको लेकर खर्च करने में उसे कोई तकलीफ नहीं है। पैसे से लेकर के वो दुकानदार बिना विधि और उसकी दोस्त के हैरान एक्सप्रेशंस को नोटिस किया ईशा के नाम का बिल बनाने लगता है और उससे पूछता है, आपका नाम मैडम? ईशा हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, ईशा अभिमन्यु सक्सेना तारांकन। उसका नाम सुनकर के विधि की आंखें फेलकर इतनी बड़ी हो जाती है मानो उसके सर में से नीचे गिर जाए। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड हैरानी से ईशा को एक बार देखी है और एक बार विधि को देखते हैं। उन दोनों के चेहरे पर ज्यादा ध्यान दिए बिना ही ईशा अपना सामान लेकर वहां से जाने लगती है। उसे तय कर लिया होता है कि अगली बार वो जब यहाँ आएगी तब अभिमन्यु के साथ आएगी। दूसरी तरफ दुकान में मौजूद अंडों औरतों को दुकानदार देखा है और बिना कुछ कहे फिर से अपने काम में लग जाता है। विधि की फ्रेंड अपने ख्यालों से बाहर आती है और विधि को देखते हुए कहती है, इसका मतलब है कि अभिमन्यु ने शादी कर ली, अब तुम क्या जिंदगी भर कुंवारी? लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि कहीं उसने बात बात में ज्यादा तो नहीं बोल दिया और अपना मुंह बंद कर लेती है। लेकिन उसकी बातों को सुनकर के विधि को ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में कोई तीरों से वार कर रहा है, क्योंकि इस बात में तो कोई दो राय नहीं थी कि अभिमन्यु के इंतजार में अब वो पूरे 26 साल की हो चुकी थी और आजकल के समय में एक लड़की की शादी की उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 साल या 22 साल होती है। उसके बाद तो लड़कियों को बूढ़ा ही कहा जाता है। वो तो शुक्र है कि विधि इतने अमीर खानदान में रहती है कि इसीलिए किसी ने अब तक उसे टोका नहीं, पर पीठ पीछे बात तो सब लोग करते हैं और आप सब कुछ सामने सामने होने लग गया। विधि घर पहुंचकर अपना बैग सोफे पर पटकते हुए सीधा अपने पापा की स्टडी रूम में जाती है और अंदर जाकर के पापा से कहती है, पापा आपको कुछ पता चला कि नहीं पता चला? उसकी बात सुनकर के बंसल साहब अपना से निराशा के साथ झुका लेते और कहते हैं, भेजा था मैंने, लेकिन उसका कोई रिश्ता नहीं है किसी के साथ। इतना ही नहीं, बीते 4 महीना में तो उसने अभिमन्यु के अलावा किसी और से बात ही नहीं की है। विधि गुस्से में आकर के कहती है,
पापा मैं नहीं जानती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी सुंदर लड़की गांव में रहे और कोई उसे देखना, उसे छूने की कोशिश ना करें या उससे शादी के लिए रिश्ता ना लेकर गया हो। पता करिए पापा, आसपास के गांव में पता करिए, कोई ना कोई तो मिलेगा ही। चैप्टर 64 अभिमन्यु को ईशा का थप्पड़। बाहर हो रही सभी बातों से अनजान ईशा ठीक उसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है जहां पर ड्राइवर ने उसे रुकने के लिए कहा था। 5 से 6 मिनट बाद एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। खिड़की का शीशा नीचे होता है और ड्राइवर उसे अंदर बैठने के लिए कहता है। अंदर जाकर ईशा बैठ जाती है। गाड़ी में मौजूद घड़ी को जरूर देखती है तो उसके अंदर 4:30 बज रहे होते हैं। थोड़ा परेशान होकर वो ड्राइवर से कहती है, भैया थोड़ा तेज चलाएंगे ना, अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंची तो फिर बुआ जी गुस्सा करेंगे और कहेंगे कि मैं कॉल भी नहीं कर पाए उन्हें। ड्राइवर भैया गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज करते हुए कहते हैं, अरे मैडम आप चिंता मत करिए, आपको 5 बजे से पहले पहुंचा दूंगा। 5:02 पर गाड़ी ईशा के कंपाउंड गेट पर आकर खड़ी हो जाती है। ईशा जल्दी से अपना सामान लेकर लिफ्ट पर चढ़ जाती है और अपने घर में जाकर उसके पास मौजूद स्पेयर की से घर का दरवाजा खोल देती है और सीधा अंदर जाकर लिविंग रूम में मौजूद फोन उठाकर अस्पताल में कॉल करती है। थोड़ी देर तक फोन की घंटी बजती है, फिर दूसरी तरफ से एक आवाज उसे सुनाई देती है, हेलो ईशा बेटा, तो घर पहुंच गई। ईशा आपका सर हल्का सा हिला देती है और कहती है, हाँ हाँ बुआ जी मैं पहुंच गई, तभी तो इतने टाइम से आपको कॉल कर पाए। उर्मिला जी थोड़ा हंसकर फिर ईशा से अपना ध्यान रखने का बोल करके कहती है, मुझे लगता है मुझे अब सुबह ही होगा आने में, पुलिस केस है न इन्वेस्टिगेशन में मेरी जरूरत है, इसलिए तुम अंदर से गेट को अच्छी तरह से लॉक कर लेना, जिस रूम में सोने वाली उसको भी लॉक कर लेना। जैसा कि मैंने कहा था अगर हमारे घर का कोई आएगा तो उसके पास चाबी जरूर होगी। कुछ देर तक उर्मिला से बात करने के बाद ईशा फोन कट कर देती है। वैसे तो उसे उतनी कुछ खास भूख नहीं लगी थी और क्योंकि उसे बच्चों के लिए खाना होता है इसलिए और किचन में जाकर अपने लिए सिंपल से चावल बनाकर घी के साथ उन्हें खा लेती है और फिर जैसा कि उसे उर्मिला ने कहा था सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अपने रूम में जाकर सो जाती है। ठीक रात के 2:30 बजे उसे बिल्डिंग कंपाउंड का में गेट अचानक से खुलता है जो कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण रात को 12 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। एक गाड़ी कंपाउंड गेट से होते हुए सीधा उसे रिंग के नीचे आकर खड़ी हो जाती है जिसमें उर्मिला का घर था। गाड़ी का दरवाजा खोलकर ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक शूज, सॉक्स और एक ब्लैक मास्क पहने एक आदमी उतरता है। उसके हाथ में एक बड़ा बैग होता है और एक छोटा बैग होता है। इसके बाद लिफ्ट न लेकर सीढ़ियों से उसे फ्लोर पर वो इंसान जाता है। एकदम संसार रात में सीढ़ियों पर तप तप की आवाज पड़ती है। दूसरी तरफ इस बात से अनजान की किसी की दस्तक उसके घर पर होने वाली है। ईशा आराम से सो रही होती है, उसके गले में मौजूद वो लॉकेट बड़ी ही हल्की हल्की रोशनी से चमक रहा होता है। अचानक से उर्मिला के फ्लैट का दरवाजा वो आदमी स्पेयर की से फूलता है। लिविंग रूम में सामान रखकर इधर उधर देखने के बाद वो सीधा उसे रूम की तरफ बढ़ जाता है जहां पर इस समय ऐसा सो रही थी, यानी कि अभिमन्यु का कमरा। उसे दरवाजे को खोलने की जब वो कोशिश करता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये दरवाजा भी बंद है। एक स्पायर की मदद से उधर बजे को खोल करके जब वो अंदर जाता है तो अंदर का नजारा देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अंदर मौजूद लड़की एक तकिया को गले से लगाकर उसके पकड़कर सो रही थी। उसकी कमर तक लहराते बाल पूरी तरह से खुले हुए थे और ताकि और गद्दे पर बिखरे हुए थे। उसने जो कंबल ओढ़ हुआ था उसे भी उसने लात मार के दूसरी तरफ फेंक दिया होता है और बड़ी अजीब से पोस्ट में सो रही होती है। उसकी हालत देख करके वो इंसान एक गहरी सांस लेता है, फिर बेड के पास जाकर उसके बगल में बैठ जाता है। उसके बालों को हल्के हल्के से सहलाते हुए थोड़ा सा वो उसकी तरफ झुकता है और उसके कानों में बड़ी ही हल्की आवाज में कहता है, तुम्हारे पास वापस आकर इतना सुकून मिलता है। कभी कभी लगता है कि मेरी लाइफ में तुम मेरे लिए वो बनकर आए हो जो इतने समय से मैं चाहता था पर कभी समझ नहीं पाया था। मेरी जिंदगी का वो अनछुआ हिस्सा और सिर्फ कुछ ही दिनों में तुमने मेरे मन में वो प्यार जगा दिया जो इतने सालों तक कोई नहीं कर पाया। इतना कहकर वो इंसान बड़े ही प्यार के साथ ईशा को देखा है और झुककर उसके बालों पर एक हल्की से किस देता है। लेकिन इतने समय से ट्रैवल करने के कारण उसके चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही होती है, इसीलिए वो उठ करके अपनी ब्लैक जैकेट, उसके नीचे मौजूद शर्ट, घड़ी, रिवॉल्वर और बेल्ट सब कुछ निकालकर वहीं पास में पड़े सोफे पर रख देता है और फिर अपने बालों को अपने हाथों से हल्का सा सहलाते हुए अपने चेहरे पर लगे मास्क को उतार देता है और ईशा को ठीक तरह से कंबल से ढकने के बाद खुद उसे कंबल में आकर के लेट जाता है। इस समय वह इंसान पूरी तरह से अपर बॉडी की तरफ नेकेड रहता है। उसकी बेल शेप्ड बॉडी, 6 पैक एब्स और चेस्ट पे 2 जगह चोट के निशान साफ साफ दिख रहे होते हैं। उसे कितनी अच्छी तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन किया है और इसके साथ अभी अभी वो पक्का किसी लड़ाई को लड़ करके आ रहा है। अभिमन्यु आगे बढ़कर के ईशा को पास के गले लगा लेता है। बीते दिनों से भले ही ईशा के बारे में बहुत सारी चीज पता चली हो, लेकिन एक चीज जो कि उसके फायदे की रहती है वो ये रहती है कि ईशा एक बहुत ही स्ट्रांग स्लीपर है। एक बार सो जाने के बाद सुबह अपने तय किए गए समय से पहले तो वो उठाती ही नहीं है। इस बात का फायदा उठा करके अभिमन्यु ईशा को और करीब अपने खींच लेता है। सोते समय ऐसा ने एक बिल्कुल सूट पहना होता
है और क्योंकि वो सो रही होती है इसलिए उसने नीचे लेगिंग्स नहीं पहनी होती है। अभिमन्यु के हाथ उसकी खुली गर्दन पर कॉलर ट्यून पर अपने आप ही चल रहे होते हैं। बेड के ऊपर मौजूद एक छोटी सी खिड़की में चांद की हल्की हल्की रोशनी ईशा के चेहरे पर पड़ रही होती है। उसके बालों को हटाकर अभिमन्यु उसके चेहरे को अपनी उंगली से छूकर महसूस करने लगता है। कभी उसके माथे पर किस करता है, कभी उसकी आंखों को छूता है और किस करता है उसके होठों को अपने अंगूठे से हल्का हल्का फ्लैट हुए। बड़ी ही गहरी आंखों से वो ईशा को देख रहा होता है। इसके बाद ईशा के पीठ पर मौजूद उसे सूट की दोनों डोरियों को अपने हाथ से खोलते हुए उसकी खुली हुई कमर पर अपने हाथ से सहलाते हुए उसे अपनी तरफ पलटता है और इसके बाद उसकी तरफ झुककर पहले उसे हल्का सा उसके मुंह पर किस करता है, फिर होठों पर और उसके बाद गर्दन पर। इस समय लगभग उसका आधा शरीर दिशा के ऊपर रहता है, लेकिन फिर भी ईशा की इतनी गहरी नींद होती है कि अभी भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली होती है। अभिमन्यु के उसके गर्दन पर बाइट करने के बाद अचानक से दर्द के एहसास के कारण ईशा के मुंह से किसकी निकलती है और वह तुरंत अपना हाथ उठाकर जिस जगह पर उसे वो दर्द का एहसास हुआ था नींद में ही वहां पर एक जोर से थप्पड़ मारती है। बेचारा अभिमन्यु जब पूरी तरह से अपने प्यार में डूबा हुआ था और ईशा के शरीर को ओ करके उसके अंदर समाने की कोशिश कर रहा था, अचानक से पीछे से जोरदार थप्पड़ के कारण एकदम हैरान रह जाता है एक सेकंड के लिए और गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन उसकी आंखें बंद और हल्के हल्के खर्राटे मारने की आवाज अभी भी आती हुई सुनकर के उसे यकीन होता है कि उसने नींद में ही मारा है। अनचक्के से लगा ये थप्पड़ उसके सर के एकदम बीचों बीच लगता है। अपने हाथ से हल्का सपना कर सहलाते हुए अभिमन्यु थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, फिर वापस से जिस जगह पर उसने बाइट किया था वहां पर अपनी जीभ से हल्के हल्के से सहलाते हुए उससे दर्द को कम करने की कोशिश करने लगता है। पर उसकी कोशिशें का यह अंजाम होता है कि नींद में मौजूद दिशा, जिसे लगता है कि अब उसे खुजली का एहसास हो रहा है, वह अपना हाथ उठा करके उसे जगह पर जहां पर अभिमन्यु इस समय अपना चेहरा रखकर लेटा हुआ था वहीं पर खुजली करने लगती है। ईशा के नाखून के बड़े होते हैं जिसके कारण एक नाखून के निशान की वजह से अभिमन्यु के एकदम चमकते सुंदर चेहरे पर एक लाल निशान बन जाता है और अभिमन्यु तुरंत ईशा से दूर हो जाता है। अपने चेहरे पर महसूस हो रहे हैं उससे हल्के हल्के दर्द को और उससे चोट को हल्के हाथों से छूटकर वह ईशा को दुख भरी नजरों के साथ देखा है और सोचने लगता है, हे भगवान, नींद में भी इतने हाथ पर मरती है, पहले सर पर मार दिया और चेहरे पर नोच दिया, पता नहीं मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं, नींद में तो कर नहीं पा रहा हूँ, खुलेआम कैसे करूंगा, ऊपर से हुआ अब तो कर भी नहीं सकता, क्या होगा मेरी जवानी का। 10 मिनट तक अभिमन्यु सावधानी के साथ ईशा को देखने लगता है। जब वो अपने हाथ पर चलाना बंद कर देती है और एक ही पोज में 5 मिनट तक आराम से सो रही होती है, तब उसके पास जाकर सिर्फ उसके कमर पर हल्का सा हाथ रखकर सोने की कोशिश करने लगता है। इस समय उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, जाने दो अब जो भी होगा वो ऐसा क्यों उठने के बाद होगा, अभी कुछ करने गया और पता चला लात मार के नीचे गिरा दिया गया, फिर मैं क्या करूंगा। अगली सुबह ईशा को सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत तो वैसे ही थी और क्योंकि वह रात में कोई काम न होने के कारण और भी ज्यादा जल्दी सो गई थी, इसलिए उसकी याद सुबह के 5 बजे खुल जाती है। आसमान में इस समय सूरज नहीं निकला था, लेकिन फिर भी उसकी लालिमा से पूरा आसमान रोशन हो चुका था। बाहर चिड़ियों की चने की आवाज सुनाई दे रही थी और क्योंकि ये जगह शहर के थोड़े बड़ी इलाके में थी, यही कारण था कि आसपास छोटे छोटे चिड़ियों के घोंसले थे। ठंडी ठंडी मंद मंद हवा खिड़कियों के सारे कमरे के अंदर आ रही थी। ईशा जब अपनी आंखें खोलता है तो सबसे पहले अपने सामने मौजूद नजारे को देखते हैं। उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ जाती है, फिर अपने दोनों हाथों को उठाकर वो अंगड़ाई लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एक हाथ जाकर किसी चीज से टकरा जाता है। इरिटेट होकर ईशा अपने हाथ से उसे चीज को धक्का मारने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो अभी भी याद ही नींद नहीं होती है, इसीलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और जोर से पीछे मौजूद चीज को धक्का मार दिया। और वो जो चीज होती है वो बेचारी भोली भाली चीज जो काफी ज्यादा सफर के बाद थक चुकी थी और इस समय गहरी नींद में थी और बस अपनी पत्नी को लेकर आराम से सुबह तक सोना चाहती थी, लुढ़क कर बेड के नीचे गिर जाती है। ईशा जो कि आप पूरे बेड पर आराम से फेल कर पसरी हुई थी, अच्छे से अंगड़ाइयां लेती है, खुद को चादर से भागते हुए थोड़ा सा घूमकर हल्की से मुस्कान के साथ अपनी आंखें खुलती है और अपने सामने उसे बेचारी भरी आंखों से घर रहे अपने पति को देख करके इतना हैरान हो जाती है कि जोर से चिल्लाती है। चैप्टर 65 अभिमन्यु का प्यार। ईशा को इस तरह से चिल्ता हुआ देखकर बेड के नीचे अपने घुटने पर अपना हाथ रखकर बैठा है। अभिमन्यु सोचने लगता है, क्या बात है, पहले सर पर मारो, फिर नाखून से हमला और उसके बाद इस तरह से डर गई जैसे कि भूतनी देख ले, क्या करूं मैं। दूसरी तरफ ईशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अभी रात में तो अकेले सोई थी और सुबह जब उठेगी तो उसका पति जमीन पर बैठा हुआ मिल रहा है। अभिमन्यु को नीचे बैठा हुआ देखकर उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछती है, लेकिन आप आए तो आप तो कल आने वाले थे ना, और आए तो आए, अब जमीन पर क्यों सो रहे हैं। अभी बस वही अपनी बात खत्म ही कर रही होती है, क्या अचानक से अभिमन्यु उठकर बेड के ऊपर जाकर ईशा को अपने नीचे करके ऐसी जोरदार तरीके से टच करने लगता है।
ईशा जो अभी भी कुछ और बातें पूछना चाह रही थी, अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखना चाह रही थी, एकदम हैरान हो जाती है जब वो अभिमन्यु के होंठ अपने होठों पर महसूस करती है। उसके हल्के ठंडा हो ईशा के ग्राम होठों पर इस तरह से चल रहे होते हैं मानव बिना ऐसा किया जीना ही मुश्किल है। धीरे धीरे सांस की कमी होने के कारण ईशा को मदहोशी का एहसास होने लगता है। जब वह अपने आप ही में नहीं होती तो अभिमन्यु उसके ऊपरी होठों को अपने दांतों के बीच लेता है। दर्द के कारण उसका मुंह खुल जाता और फिर अभिमन्यु उसके मुंह को अपनी जेब से तराशने लगता है। जहां एक तरफ उसके होंठ ईशा के होठों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मदहोशी में ईशा अपने शरीर पर अभिमन्यु के हाथों को महसूस कर रही होती है। उसकी कमर, उसका पेट, उसका सीना, एक तरह से उसके शरीर में ऐसी कोई भी जगह नहीं बचती यहां पर वो अभिमन्यु के हाथों को महसूस ना कर रही हो। लगभग जब वो सांस लेने की कमी के कारण बेहोश होने वाली होती है, तब जाकर अभिमन्यु अपने होठों को उसके होठों पर से हटता है और फिर उसके माथे से अपना माथा सटकर लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगता है। दूसरी तरफ ईशा खुद को होश में रखने की कोशिश करते हुए गहरी सांस लेती है और फिर धुंध भरी आंखों के साथ अभिमन्यु को देखती है। लेकिन जैसे वो अभिमन्यु को देखते हैं, उसे अभिमन्यु की आंखों में एक अजीब सा नशा दिखाई दे रहा होता है, मानो अभिमन्यु से पूरी तरह से निकल जाना चाहता हूँ। अभिमन्यु का हैंडसम सा फेस सुबह सुबह की लालिमा में और भी ज्यादा चमक रहा होता है। ईशा, जिसे कुछ समय पहले शास्त्र मिलने के कारण मदहोशी महसूस हो रही थी, अब उसे अभिमन्यु की खूबसूरती देखकर बहुत खुशी का एहसास हो रहा था। हे भगवान, इस इंसान को बिना भागवत इतनी फुर्सत से बनाया है कि क्या करे। गहरी आंखें, पतले हो, छोटी ना एक रेशमी बाल, बाप रे बाप, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं और थोड़ी देर देखा तो मेरी है नाक से खून निकलने लग जाएगा। दूसरी तरफ अपनी बेटी का इतना अच्छा है सा अपनी पत्नी पर होता देख करके अभिमन्यु के चेहरे पर एक प्राउड वाली मुस्कान आ जाती है और वह ईशा के गालों को किस करते हुए उसके कान के पास जाकर बड़ी ही धीमे धीमे से कहता है। अपने पति को निहार रही थी, तो फिर बताओ ना कैसा लगा। दूसरी तरफ ईशा जैसे पूरी तरह से अभिमन्यु के कंट्रोल में थी। अभिमन्यु की बातें, उसका चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो चुका था। अभिमन्यु के लिए बहुत अच्छा था, कल रात से इतना मार खाने के बाद आखिरकार उसे मौका मिला था जिसे वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करने वाला था। वैसे भी अब कुछ भी करना में बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं ना। शर्म के मारे हिसाब की नजरें नीचे झुका लेती है, लेकिन जब ऐसा कर रही होती है उसकी नजर अभिमन्यु के बाएं गाल पर मौजूद एक खरोच के निशान पर पड़ती है, जिसे देखकर वहां बन रहा पूरा रोमांटिक माहौल का कचरा हो जाता है और वह अपने हाथ को उठाकर उसे जगह पर छूते हुए कहती है, ये कैसे लगा तुम्हें, कहाँ थे कल रात को तुम। दूसरी तरफ अभिमन्यु, जो कि पूरे मूड में होता है, ईशा की बातें सुनकर उसे एक बात का तो एहसास हो जाता है कि अगर उसने जल्दी से कुछ नहीं कहा ना, तो यहाँ पर ईशा उसे सच में नींद में नहीं बल्कि होश में लात मारकर कमरे से बाहर निकाल देगी। दूसरी तरफ ईशा को तो बस यही लग रहा होता है कि उसके पीठ पीछे अभिमन्यु किसी और के साथ मुंह काला कर चुका है, इसलिए तो उसके चेहरे पर ऐसा निशान है, क्योंकि यह निशान किसी लड़की के नाखून की वजह से ही हो सकता है। तुम किसके साथ थे, तुम बताओ ना अभिमन्यु। इतना कहकर ईशा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ अभिमन्यु को समझ ही नहीं आता कि आखिर अब उसने क्या कर दिया। लेने से पहले कि ईशा रो रोकर पूरा घर अपने सर पर उठाती, अभिमन्यु उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम आखिर क्या उल्टा सीधा सोच रही हो। मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रही, तुम मुझे चुपचाप बताओ ये सब कैसे हुआ, किसने किया। ईशा को इस तरह से रोता हुआ देख करके उसे चिढ़ाने का मन लेकर उसके ऊपर लेते अभिमन्यु का मन बदल जाता है और वो कहता है, ये जो सरोज के दिखाया जाए, यह मेरे सामने बैठी एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की ने किया। उसकी बात सुनकर ऋषा और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, पूछता है, खूबसूरत लड़की, लेकिन कौन। ईशा को इस तरह से हैरान देखकर अभिमन्यु हल्का सा हंसता है और फिर उसके गालों पर हल्की सी किस करते हुए कहता है, तुम। अभिमन्यु की बात सुनकर ईशा हैरान हो जाती है और उससे आगे पूछने वाली होती है कि फिर अभिमन्यु के हाथ से उसके कंधे पर लटक रहे उसे शूट के किनारे वाली बाही पर महसूस होते हैं, जिसे वह अपने हाथों से नीचे कर रहा होता है। क्योंकि वो घर में होती है इसीलिए उसने ब्रा नहीं पहना होता है, इसीलिए अभिमन्यु के हल्का सा उसके उसे ढीले डाले कपड़े को सरकते ही उसकी अपर बॉडी वाला हिस्सा पूरी तरह से नकद हो जाता है। बिना कपड़ों के एक बार अभिमन्यु उठ करके ईशा को पूरी तरह से देखता है। ईशा को देखा नहीं था, देखा तो था, तभी तो उनके बच्चा है, लेकिन तब की दिशा में, अरब की ईशा में जमीन आसमान का फर्क। तब की ईशा को देखने के बाद इंसान को 3 दिन तक नींद नहीं आती डर के मारे, लेकिन अब की ईशा को देखने के बाद अभिमन्यु की सीने में जल रही है, आज और भी ज्यादा तेजी से जलने लगती है। उसे पता था अब तो या तो यार नहीं तो पार। दूसरी तरफ ईशा अपने आप पर काबू रखने के लिए लंबी गहरी सांसें लेने लगती है, खुद को शांत करने की कोशिश करती है, पर अभिमन्यु की नज़र उसके पूरे शरीर पर हर जगह उसे देख रही होती है। उसे ऐसा एहसास हो रहा होता है जैसे कि अगर अभिमन्यु में से कुछ समय और अपनी चलती हुई नज़र से देखा तो वो पूरी तरह से पिघल जाएगी। उसे अभिमन्यु की होंठ अपने गर्दन पर महसूस होते हैं। धीरे धीरे करके उसके गर्दन से लेकर के उसके सीने तक के हिस्से पर अभिमन्यु अपने होठों को फिरा आने लगता है। ईशा कुछ भी नहीं कह पा रही होती है। जब जब उसे अभिमन्यु के होंठ अपने सीने पर महसूस होते हैं, उसके मुंह से खाली आहा हा
उसके लिए तो सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। करीब आधे घंटे तक अभिमन्यु का पूरा फोकस सिर्फ ईशा के सीने पर होता है। चैप्टर 66 राउंड 2। थोड़ी देर में अभिमन्यु ईशा के ऊपर से हल्का सा उठ करके उसे देखता है और फिर उसकी सूट का एक सिर पकड़ करके उसके सर के ऊपर से उसे शूट को खींच लेता है। थोड़ी देर में ईशा के कपड़े जमीन पर होते हैं। इसके बाद अभिमन्यु के शरीर पर जो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं वो भी ईशा के कपड़ों के बगल में ही लेटे होते हैं। और फिर एक हल्की सी चीख के साथ अभिमन्यु ईशा के अंदर होता है। दोनों ही इस समय अपनी अपनी आंखें बंद करके इस पल को महसूस कर रहे होते हैं। सच कहे तो इतने समय से शादीशुदा होने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे का हाथ तक नहीं पड़ा होता है और एक बार फिर से इस तरह से उन दोनों को उसे रात की कई सारी यादें याद आ जाती है। अभिमन्यु के हिलते ही ईशा उसके कंधों को कसकर पकड़ लेती है। आखिर उसके लिए तो ये सब दूसरी बार हो रहा होता है। उसे अभी भी हल्के से दर्द का एहसास हो रहा होता है और अभिमन्यु जैसे कि उसके दर्द को महसूस करते हुए तुरंत उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे एक बार फिर से बड़ी ही जोर से किस करने लगता है। ईशा के लिए तो ये सब अब उसकी कल्पना के पार होता है। अभिमन्यु का इस तरह से उसके अंदर होना, यह एहसास तो पहले से ही उसे मदहोश कर रहा होता है। ऊपर से अभिमन्यु के होंठ इसी बीच से अपने शरीर के बाकी हिस्सों पर अपने पति के हाथ महसूस हो रहे होते हैं। धीरे धीरे वो अपने आप को पूरी तरह से उन सांसों में जो कि अभिमन्यु उसे दे रहा होता है खोता हुआ महसूस कर रही होती है। बाहर सूरज उग्र होता है और अंदर अभिमन्यु ईशा को इस बात का एहसास दिला रहा होता है कि किस तरह से उसके मन में ईशा बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इस आसमान में मौजूद वो सूरज। सुबह या फिर यूं कहूं तो दोपहर के करीब 12:30 बजे ईशा की आंखें खुलती हैं और वह अपने इधर उधर देखते हैं तो एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि वो कमरा पूरी तरह से खाली था। इधर उधर देखकर वो अभिमन्यु को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। उसे तो लग रहा होता कि अभी कुछ घंटे पहले जो भी कुछ हुआ वो कोई सपना ना हो, लेकिन फिर खुद की हालत देखकर उसे एहसास हो जाता है, नहीं, मैं ये सपना नहीं है। ईशा उठ करके खड़ी होती है तो उसके पैर जवाब दे देते हैं और वो बेड का एक किनारा पड़कर खुद को संभालने की कोशिश करती है। हे भगवान, जोश तो ज्यादा ही हो गया लग रहा है। बड़ी मुश्किल से ईशा चद्दर को लपेटकर चीजों को पकड़ पकड़ कर बाथरूम में पहुंच पाती है। वहां मौजूद बड़े से शीशे में चद्दर को हटाकर जब वो खुद को देखते हैं तो हैरान हो जाती है। उसका प्रेग्नेंट पेट तो झलक रहा होता है, इसके साथ साथ उसके शरीर पर कई जगह लाल लाल निशान होते हैं, मानो उसके पूरे शरीर में मधुमक्खियां ने काट लिया हो। ईशा अपने कंधे के पास मौजूद एक बड़े से बड़े लाल निशान को हल्का सा टच कर दिया। अभी भी उसे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा होता है। वो एकदम हैरानी और गुस्से के साथ ये तय कर लेती है कि अब अगले एक हफ्ते तक अभिमन्यु का दाना पानी बंद, और फिर जाकर नहाने लगती है। बाथरूम में मौजूद शावर के अंदर खड़ा होकर के जब हल्का हल्का गर्म पानी उसके शरीर पर पड़ता है तब उसे सुकून का एहसास हो रहा होता है। थोड़ी देर में ऐसा अपने कपड़े उतारे बदल करके बाथरूम से बाहर आती है तो फिर बेडरूम को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो गया देख करके हैरान हो जाती है। अभी अभी वो उठकर बाथरूम में गई थी, लेकिन इतनी ही देर में किसी ने बिस्तर भी लगा दिया, घर में झाड़ू भी मार दिया और यहाँ आसपास जो उल्लू के कपड़े गिरे हुए थे वो सब भी उठा लिए। लेकिन फिर भी इतनी देर से उठी हुई है पर उसे अभिमन्यु दिख ही नहीं रहा। लेकिन बाहर आकर जब वो देखती है तो उसे नजर आता है कि पूरा घर बहुत अच्छी तरह से किसी ने साफ कर दिया है और किचन से उसे बर्तन इधर उधर होने की आवाज सुनाई दे रही होती है। जब वहां जाकर देखते हैं तब खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। लगभग 6 फुट की हाइट वाला उसका पति बिखरे बाल और पसीने में बुरी तरह से लटपट होकर के किचन के अंदर एक बर्तन में कलछी से पता नहीं किस चीज को खिला रहा होता है। इसके साथ उसके दूसरे हाथ में किताब होती है जिस समय समय पर वह देखकर कुछ पढ़ रहा होता है। गैस के दूसरे स्टोव पर एक कुकर रखा होता है जिसके अंदर से अचानक से सीटी की आवाज आने लगती है। वो तुरंत अपने हाथ में मौजूद किताब को रखकर गैस बंद कर देता है। वो इतनी सीरियसली यह सब कर रहा होता है कि ईशा जोर जोर से हंसने लगती है। ईशा की हंसी को सुनकर के अभिमन्यु उसकी तरफ देखता है, पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु की नजर उसे पर पड़ती है ईशा के पूरे शरीर में एक कर्ट सा दौड़ जाता है और उसके दिमाग में भी कुछ घंटे हुए पहले की सारी चीज फिर से घूमने लगती है और वो तुरंत अपनी पीठ अभिमन्यु की तरफ कर लेती है। उसके दोनों गाल पूरी तरह से लाल हो जाते हैं। दूसरी तरफ ईशा के ऊपर अभी भी खुद का इतना असर होता देखकर के अभी मम्मी के चेहरे पर जो मुस्कान होती है ना उसके पीछे के एक्सप्रेशंस को टू डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए ईशा की तरफ चला जाता है और पीछे चाहिए उसके हाथ को पकड़ करके ईशा को खुद की तरफ घुमाते हुए उसे अपनी बाहों में ले लेता है। ईशा अपनी नजर उठाकर देखती है तो उसकी आंखें फिर से अभिमन्यु से जान मिलती है जो कि एक बार फिर से उसे उसी तरह से देख रहा होता है जैसे वो उसे सुबह के 5:30 बजे देख रहा था। अभिमन्यु धीरे से ईशा के कान के पास आकर कहता है, अगर सब कुछ ठीक है तो वो राउंड 2 करें। चैप्टर 67 पार्टी या शमशान घाट। अभिमन्यु की बातें सुनकर ईशा का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। अपने ऊपर और ऊपर बढ़ रहे हैं अभिमन्यु के हाथों को पूछा पड़ती है और उसे किचन की तरफ घूमर हल्का सा धक्का देते हुए कहते हैं, सोचना भी मत, जो कर रहे थे जाकर करो और अच्छा सा खाना बनाकर मुझे टेबल पर लाकर दो। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु उसे देखा है और हैरानी के साथ कहता है, अच्छा मैडम जी। ईशा एक बड़ा सा मुंह बनाकर और कहती है, हाँ मैडम जी के सर जी, अब जाए काम करें।
और फिर हंसते हुए अपने बाल झटक कर सोफे की तरफ जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ अभिमन्यु वापस आकर पतीले में मौजूद खीर को चलाने लगता है। उसने सोचा होता है कि बिरयानी और खीर खाएंगे, बिरयानी में तो कुकर में सीटी मार ली होती है, लेकिन अब उसे टेंशन बस इस खीर की होती है। इसमें मौजूद चावल पता नहीं कब पकाने वाला है। ईशा के आने से पहले भी अभिमन्यु अपने हाथ में मौजूद कलछी को चला रहा होता है, और अब ईशा जब इतने समय से आकर बैठकर वेट कर रही होती तब भी वो चला ही रहा होता है। उसे समझ नहीं आता क्या पकाने में कितना वक्त लगेगा। उसका मन करता है कि वो अपनी पत्नी से एक बार पूछ ले, लेकिन फिर यह सोचकर कि पता नहीं वो क्या करेगी, कहीं मजाक ना उड़ने लग जाए। अभी मैं पीछे हट जाता है, खीर पर पूरा फोकस करता है। आखिरकार 15 मिनट बाद चावल पक जाते हैं तो अपने और ईशा खान निकलने लगता है, लेकिन प्लेट में खाना निकलता है और उसमें 2 चम्मच लगा करके लिविंग रूम में मौजूद ग्लास टेबल पर ले जाकर रख देता है। ईशा, जो कि रात की इतनी मेहनत के बाद बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और इतने टाइम से खान की अच्छी खुशबू उसके कानों तक तो आ रही होती है पर मुंह में नहीं जा रही होती है, वो तुरंत अपना चम्मच उठाकर खान की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि अपना चम्मच पकड़ पाती है और कहता है, हम लोग एक ही में खाने वाले हैं और यह चम्मच मेरा है, इस चम्मच से पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगा तो तुम मुझे खिलाना। ईशा जी से बहुत भूख लगी होती है, वो अभिमन्यु के बात मान लेती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को खिलाने वाले होते हैं कि तभी में डोर की घंटी बजती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर ईशा उठकर दरवाजे की तरफ जाकर दरवाजा खुलता है तो अपने सामने उर्मिला को देखकर खुश हो जाती है। कहती है, आप आ गई। उर्मिला भी ईशा को देखकर बहुत खुश हो गई होती है, लेकिन वो इस समय बहुत ज्यादा थक गई होती है। रात भर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अभी तक कमिश्नर की 12 साल की बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा होता है। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि वैसे तो कमिश्नर साहब अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की कंप्लेंट किसी के खिलाफ नहीं लगते। इतना बार पूछने पहुंचने के बाद भी वो कुछ नहीं बता रहे होते हैं, और क्योंकि वो कुछ नहीं कह रहे होते इसीलिए फिर उर्मिला इन सब में फंस जाती है। आखिरकार जब वो सारे ऑफिसर्स को यह विश्वास दिला देती है कि किसी भी टीचर या बच्चों के बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब जाकर लोग उसे घर जाने की परमिशन देते हैं। वैसे भी आज रात को उसे पार्टी में जाना होता है तो अब बस वह सोना चाहती है कम से कम 6 बजे तक, उसके बाद तो तैयार होकर निकलना ही है। ईशा दरवाजे पर से हट जाती है, उर्मिला अंदर जाकर अपना बैग रखती है और फिर सोफे पर आराम से बैठकर अपनी आंखें बंद करके सर को हल्के हल्के से दबाते हुए कहती है, ईशा बेटा थोड़ा पानी दे देना। उसके सामने पानी का गिलास आ जाता है, पेपर से पानी का गिलास उठा करके और उसे पेपर अपने सिर दर्द की दवा देख करके वो खुश हो जाती है और दवा लेकर खाते हुए कहती है, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर तो मुझे कितनी अच्छी तरह से जान गई, इस समय मेरा कर ही दर्द हो रहा था, थैंक यू ई। लेकिन फिर उसके सारे शब्द उसकी गर्दन में अटक जाते हैं, क्योंकि उसके सामने 6 फुट का उसका प्यार मैनू जो खड़ा होता है, जिसके हाथ में इस समय ऑरेंज कलर की छोटी वाली ट्रे होती है और चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान। अपने प्यारे मन्नू को देख करके उर्मिला इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि अपनी सारी थकान को भूल करके सीधा खड़ी होकर के उसे गले लगाते हुए कहती है, मन्नू मन्नू मेरा प्यार मन्नू, तू आ गया, क्या बात है, पता है मैंने तुझे कितना याद किया, मैं हर रोज तेरी फूफा जी से कहती हूँ कब आएगा मेरा मन्नू दिल्ली, एक बार पूछता हूँ लेकिन वह हर बार मेरी बात डाल देते थे, और देख तू सच में अपनी बुआ का फेवरेट है। पीछे पीछे ईशा दोनों भतीजे और बुआ के प्यार को देख रही होती है। जब वो उर्मिला के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान देखी है तब उन्हें एहसास होता है कि आखिर क्यों अभिमन्यु अपनी माँ से ज्यादा अपनी बुआ के पास रहना पसंद करता है। जहाँ एक तरफ लोग अपने घर में किसी मेहमान को आता देख करके मुंह बना लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ उर्मिला अपने भाई के बेटों को भी अपना सागा बेटा समझकर पलटी है। उसके आने पर इतनी खुशियां मानती है, किसी को भी ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद आएगा। ईशा तो अभिमन्यु की तारीफ खाली कंटिन्यूअस उर्मिला के मुंह से सुनी जा रही थी। तू आ गया मेरा प्यार मैनू, तेरे लिए कुछ खाने को छोले भटूरे बना या फिर बटर चिकन, क्या खाएगा बोल जल्दी बोल, तू आज जो खाने को कहेगा वही बनाकर मैं तुझे देने वाली हूँ, जल्दी से बोल। अभिमन्यु उर्मिला के कंधे को पकड़ते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, हुआ देखे अभी आप हॉस्पिटल से टक्कर आए हैं और अपने नाइट शिफ्ट भी की है, इसीलिए अब आप जाकर कमरे में सोएंगे और मैं जो नहीं और ना सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है, जल्दी से चाहिए। अभिमन्यु अच्छे से जानता था कि उर्मिला जी किस मुश्किल में फंसकर यहाँ पर आ रही है, इसीलिए वो तुरंत उन्हें आराम करने के लिए कहता है। वैसे भी आने वाले कुछ दिन उसकी बुआ को बेकार में इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी। उर्मिला जी अभिमन्यु की बात तो मान लेती है, लेकिन कमरे में जाने से पहले कहती है, बेटा मैं सोने तो जा रही हूँ लेकिन तुझे याद है ना। अरे मैं भी क्या बोल रही हूँ, तुझे याद कैसे होगा, तुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा सुन, वो जो अपने अभिनव जी है ना ज्वेलरी शॉप वाले, उनके यहाँ आज रिसेप्शन पार्टी है, शादी में भी बुलाया था, नहीं गए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यह जो मौका है इसे तेरी और ईशा की इंट्रोडक्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ईशा को अपनी वाइफ खाने में, या तो अभी भी यह बात सीक्रेट ही रखना चाहता है। अभिमन्यु अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, जैसा आपका है हुआ, वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को बताने में कि ईशा मेरी पत्नी है।
इतना कहकर अभिमन्यु ईशा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी कमर पर अपना हाथ कसकर रखते हुए उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता है। दूसरी तरफ ईशा, जिसने अभी अभी इतना बड़ा टॉर्चर कहा था, जिसे पहले से ही चलने में तकलीफ हो रही थी, अपना हाथ उठाकर अभिमन्यु के कमर पर रखती और उसे जोरदार चुटी काटती है। उर्मिला जैसे ही पीछे मुड़ती है, ईशा अपनी पकड़ और तेज कर देती है। अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं और वह ईशा को सवालिया नजरों से देख रहा होता है, लेकिन फिर अचानक और उर्मिला पीछे घूम जाती है और ईशा की तरफ देखती है। फिर से मुस्कुराने लगता है। इस बार उर्मिला ईशा से पूछते हुए कहती है, तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे मन्नू के साथ? ईशा हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी बुआ जी, मैंने पहले ही कहा था ना कि एक अच्छा मौका है। हाँ हाँ ठीक है फिर। इतना कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ उर्मिला के अंदर जाते ही अभिमन्यु ईशा के हाथ को अपनी कमर पर से हटता है और मिलकर रूम के सामने जाकर उसका दरवाजा पड़कर बड़े ही धीमी आवाज के साथ से बंद कर देता है। फिर ईशा की तरफ घूमकर उसे घूमते हुए देखा है, मानो जैसे कि एक शेर अपनी शिकार को देख रहा हो। ईशा जानती थी कि आज सुबह जो भी कुछ हुआ है उसे वजह से इस भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका है और अब इसकी पकड़ से बचाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगती है और खिसियाते हुए कहती है, देखिए अभिमन्यु, आपको खाना बनाना ना आपको खाना जल जाएगा, चाहिए मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर धीरे धीरे कदम पीछे लेटी हुई ईशा अचानक से मुड़कर हल्का सा भागते हुए कैमरे के अंदर जाती है, दरवाजा बंद करके सिद्ध करने लगा देती। दूसरी तरफ अभिमानी उसे भागता हुआ देख करके उसके पीछे जाता है। एक तो उसे चिंता होती है कि कहीं ये गिर ना जाए और दूसरा उसके पकड़ से उसका शिकार कैसे भाग सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब दरवाजा बंद हो जाता है उसके मुंह पर, तब उसे एहसास होता है कि दुनिया में हर चीज पहली बार ही होती है। दरवाजा उसके मुंह पर धनम की आवाज से बंद होता है, जिसकी नाक में चोट लग जाती है और अपनी रात को हल्का हल्का सा रगड़ते हुए सोचने लगता है, पहले थप्पड़, फिर छुट्टी, फिर कमर में चुटी और अब इतनी जोर से नाक में मार दिया। पता नहीं मैं 18 साल की लड़की से शादी की है या फिर पहलवान से कितनी जोर से लगा। अंदर से उसे एक आवाज आती है, खाना बन जाएगा तब मुझे बाहर बुलाएगा, अभी जल्दी से जाइए, बचा हुआ काम करिए, मुझे और आपके होने वाले बच्चों को भूख लगी है। बेचारा अभिमन्यु कुछ नहीं कहता, अपनी नाक को हल्का हल्का सा रगड़ते हुए किचन की तरफ जाता है, जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करता है। आखिर उस रहा नहीं जा रहा है और उसकी पत्नी उसे बार बार भाग जा रही है, तो खाने के बहाने ही सही कम से कम बाहर तो आए। अपना सारा काम खत्म करके खाने को डिनर पर अरेंज कर देता है। इसके साथ अपनी प्यारी बुआ के लिए खाने को एक अलग टिफिन में पैक करके फ्रिज के अंदर रख देता है, ताकि जब भी उन्हें भूख लगे वो गर्म करके खा सकते हैं। अभी उसने ये सारा काम किया ही होता है कि उसका फोन, जो कि उसने किचन काउंटर पर रखा होता है, अचानक से बजने लगता है। अभिमन्यु जो फोन की स्क्रीन पर देखा है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस गायब हो जाते हैं और उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। फोन उठाकर अपने कान के पास लगाते हुए उसे दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसकी आंखें लाल हो जाती है, मानो गुस्से के मारे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। वो अपनी मुठिया भेज लेता है और फिर उसकी आवाज इस समय इतनी डरावनी होती है कि दूसरी तरफ उसकी आवाज सुन रहे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभिमन्यु के दूसरे हाथ में जो कलछी थी उसे वह इतनी जोर से पकड़ लेता है कि वो कलछी पूरी तरह से टेढ़ी हो जाती है। अपने दांत पीसते हुए बस एक ही बात कहता है, उसने यह अच्छा नहीं किया। आज पार्टी तो होगी, लेकिन अगर इस पार्टी के हाल को मैंने शमशान घाट नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी अभिमन्यु सक्सेना नहीं। चैप्टर 68 पनिशमेंट एंड कम बैक। ईशा इस समय अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर के वो ड्रेस ट्राई कर रही होती है, जिसे उसके पति ने गिफ्ट किया होता है। इस समय उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। फिर अचानक से अपने सामने जब वो शीशे में देखती है तब जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन अभिमन्यु के घूरते हुए चेहरे को देखकर अपनी हंसी किसी तरह से रुकती है। वह शीशे में अभिमन्यु इरिटेशन भरे चेहरे के साथ उसे ही देख रहा होता है। थोड़ी देर पहले जो भी कुछ हुआ था वो उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑकवर्ड बेचारा अभिमन्यु हो जाता है। ईशा को इस तरह से हंसता हुआ देख करके अभिमन्यु उसे देखा है और फिर मुंह दूसरी तरफ फेर कर अपना टॉवल उठकर बाथरूम में जाते हुए कहता है, जल्दी से आधे घंटे में तैयार हो जाओ, हमें निकालना है। ऐसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद होता है, ऐसा पेट पकड़ पकड़ के और जोर से हंसने लगती है। अभी थोड़ी देर पहले जब फाइनली अभिमन्यु ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था, तब वो दोनों घर की लेडीज को दरवाजा लॉक करके उठाने के लिए गया था। एक तो मजे से सो रही थी और दूसरी बस इसी बात का इंतजार करे कि कब दरवाजा खटका जाएगा। ईशा तो आराम से बाहर आ जाती है, लेकिन उर्मिला जी शायद बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए दरवाजा नहीं खोलती। अभिमन्यु को लगा क्योंकि बुआ थक गई है इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही है। दूसरी तरफ ईशा प्लेट में सजे हुआ खाना देख करके खुश हो जाती है। खाना देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। जब वह टेस्ट करती है तो भले ही उसके जैसा बहुत टेस्टी ना हो, लेकिन खाना फिर भी बहुत अच्छा होता है।
अभिमन्यु ईशा को खाते हुए देख रहा होता है। ईशा उसे खाने का इशारा करती है और इशारों इशारों में ही प्लेट की तरफ उंगली करते हैं। उसे बहुत अच्छा बताती है। अभिमन्यु पहले अपना सरना में हिलाता है और फिर हाँ में हिलता है। कंफ्यूज हो करके ईशा उसकी तरफ देखने लगती है तो अभी मैं अपना हाथ आगे बढ़ा करके उसके हाथों को पकड़ लेता है, फिर अपने दूसरे हाथ से उसकी चेयर को अपनी तरफ खींचते हुए अपने पास रख लेता है। ऐसा बिल्कुल हैरान हो जाती है। अभी मैं अपना एक पर उठा करके ईशा के चेयर की दूसरी तरफ और दूसरा उठा करके चेयर की दूसरी तरफ कर देता है। इस तरह से अभिमन्यु के दोनों पैरों के बीच ईशा बुरी तरह से लॉक हो जाती है। अभिमन्यु के दोनों हाथ उसे चेयर के किनारों को पकड़ लेते हैं। अब ईशा एकदम अभिमन्यु के सामने होती है और उसका चेहरा भी, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अभी मैं उषा को देखते हुए उसके होठों पर गर्म सांस छोड़ रहा होता है। ईशा के चेहरे पर मिर्च और तुलसी की खुशबू आने लगती है। रोहित से उसे पता चला था कि अभिमन्यु को फ्रस्ट्रेटेड होने पर सिगरेट पीने की आदत लग गई थी और जब से उसे पता चला था कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए और होने वाले बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तब से उसने इस आदत को छुड़ाने के लिए ही उसने अपनी पॉकेट में तुलसी और मिंट की गोलियां रखना शुरू कर दिया था। जब भी उसे सिगरेट की तलब लगती तब वो यही गोलियां खाया करता था। इसीलिए उसके मुंह से समय समय पर ऐसी स्मेल आती थी जो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग होती थी। ईशा अभिमन्यु की इस कोशिश के बारे में तो जानती ही नहीं थी और जब जानने लग गई तब उसे रियलाइज हुआ कि अभिमन्यु ने कितनी छोटी सी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया है। धीरे धीरे वो सोच रही थी कि किस तरह से यह इंसान, जिसे पहले वो टेस्ट करना चाहती थी कि अच्छा है या नहीं और अगर नहीं होता तो छोड़ देता, पर अब इस इंसान ने उसे इतनी आसानी से अपने जाल में फंस लिया था कि वह इसे छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। ईशा की आंखों में खुद के लिए प्यार देखकर अभिमन्यु के अंदर जलने वाली आज जो भी ताजा ताजा मिले नए स्वाद के साथ और भी तेज धड़क रही थी, अब ज्वालामुखी का रूप लेने लगती है और उसे कंट्रोल नहीं होता तो वह ईशा की गर्दन को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे एक रफ किस करता है। ईशा के लिए ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है, लेकिन वह फिर भी अभिमन्यु के साथ इसमें आगे रहने की लड़ाई लगती है और आखिर में हार मान जाती है। अभिमन्यु के दोनों हाथ जो पहले कुर्सी को पकड़े हुए थे, अब एक ईशा की कमर पर और दूसरी उसकी गर्दन के पीछे थे। अभिमन्यु के पैरों से ईशा की थाई स्टैचू हो रही थी। इस समय उसने लेगिंग्स पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके पूरे शरीर में एक कट गई थी। धीरे धीरे करके अभिमन्यु के हाथ ईशा की गर्दन से फिसलते हुए उसके कंधे से होकर के उसकी सलवार के अंदर जा रहे थे। दूसरे हाथ में भी लगभग सूट के कपड़े को ऊपर खिसका दिया होता है, जिससे इस समय उसके हाथ ईशा के खुली कमर पर पड़ रहे होते हैं, जहां पर कुछ देर पहले सूट था। जहां अभिमन्यु और ईशा एक दूसरे में बुरी तरह से खोए हुए थे। इन दोनों कौन अपने आसपास के एनवायरनमेंट की शुद्ध भूत थी और ना आसपास के लोगों की, और इसी गलती का नतीजा था कि इन दोनों के इस रोमांटिक मूवमेंट के बीच अचानक से उर्मिला अपना दरवाजा एकदम धीरे से बोलता है और उबासी लेते हुए जब बाहर आती है तो अपने सामने का नजारा देखकर इतना चौंक जाती है कि जोर से चिल्लाती है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, राम 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 राम। उनकी आवाज सुनकर अभिमन्यु के आगे तुरंत खुल जाती है। ईशा घबराहट के मारे अभिमन्यु को धक्का देते हुए खुद से दूर करती है और उससे पीछे हटकर उसे अपने से दूर करने की कोशिश करती है। इसी बीच में ईशा के चेयर के दोनों साइड अपने पैरों को रखकर उसे अपनी तरफ खींचे हुए अभिमन्यु को अचानक से ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेती है, और जिस तरह से न्यूटन का थर्ड लॉ है कि हर क्रिया का एक रिएक्शन होता है, ईशा के धक्के और अभिमन्यु की उठने की कोशिशें का नतीजा ये होता है कि अभिमन्यु कुर्सी के साथ पीछे गिर जाता है। उसके गिरने के बाद तो पूरा माहौल शांत हो जाता है। उर्मिला अभी अभिमन्यु को देखते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अभिमन्यु की हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन अभिमन्यु की गुस्से से भरी आंखें देख करके दोनों खुद पर काबू करती हैं। अभिमन्यु जल्दी से खड़ा हो जाता है और चेयर को सीधा करते हुए अपना गला साफ करते हुए कहता है, मुझे एक फोन कॉल करना है, और फिर एकदम सख्त चेहरा बनाकर वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाते ही एक बार फिर से दोनों जन हंसने लगती है। ईशा से यह सारी बातें याद करके फिर से हंस रही होती उसे बाथरूम में से कड़क आवाज सुनाई देती है, अगर तुम आधे घंटे में तैयार नहीं हुई ना तो जैसी रहोगे वैसे ही लेकर जाऊंगा। इसे जल्दी से उठकर तैयार होती है और अब तय करती क्या अभिमन्यु को और नहीं चिढ़ाएगी वह। थोड़ी देर में जब ईशा अपने बाल संवार रही होती है तो बाथरूम का दरवाजा खुलता है। ईशा पलट कर देखती है तो सामने व्हाइट कलर की टॉवल अपने ऊपर लपेटे और उसके अलावा बिना कुछ अपने जिस्म पर लिए अभिमन्यु बाहर आ रहा होता है। उसका बदन अभी भी हल्का हल्का गीला होता है, एक चावल उसकी कमर पर और दूसरे से वह अपने बाल साफ कर रहा होता है। बालों से टिप टिप पानी उसके सीने से होते हुए उसकी सिक्स पैक आपसे होते हुए टॉवल के अंदर जा रहा होता है। उसे इस हालत में देखकर ईशा का चेहरा बुरी तरह से लाल हो जाता है। दूसरी तरफ ईशा की नजरों को खुद पर महसूस करते हैं अभिमन्यु के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह अभी भी मदहोश होकर उसे घूर रही ईशा के सामने जाकर के चुटकी बजाते हुए कहता है, देख लिया ठीक से या फिर टॉवल खोल के दिखाना पड़ेगा। अभिमन्यु की बातें सुनकर ईशा और भी ज्यादा लाल हो जाती है और वो अपना सर हल्का सा नीचे झुका करके घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, वो
उसे इस तरह से घबराते हुआ देख करके अभी मैं अपनी उंगलियों को उठा करके ईशा के लिप्स पर रखते हुए धीरे से उसके कान के पास जाकर के गर्म सांस छोड़ते हुए फुसफुस कर कहता है, एकदम चुप रहना, आज तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही ईशु। आज पार्टी से आने के बाद तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट मिलेगी। अभिमन्यु के मुंह से यीशु नाम सुनकर के ईशा का दिल धक 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 करने लगता है। इसके साथ जब वो पनिशमेंट सुनती है तो पता नहीं क्यों लेकिन उसे एक अलग ही एक्साइटमेंट का एहसास होता है। अब वो जानना चाहती थी कि आखिर अभिमन्यु उसके लिए किस तरह के पनिशमेंट रेडी करके रखता है। अभिमन्यु उड़ीसा के चेहरे को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है, देखना चाहता है कि उसकी बातों का आखिरी दिशा पर क्या असर होता है। इसी के साथ अपनी एक उंगली से वह ईशा के चेहरे को ट्रेस कर रहा होता है। ईशा ने कोई मेकअप नहीं किया होता है, खाली आंखों में काजल और चेहरे पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई होती है जो कि उसे उर्मिला ने लगाने के लिए कही होती है। इसके साथ साथ अभिमन्यु का उसे दिया हुआ स्काई ब्लू डिजाइनर सूट पहनकर वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। खुले लंबे लहराते बाल उसकी कमर तक रहते हैं, जिम उसने क्लिप लगे होती है, कुछ लेते उसके कानों के पास होती है। पूरे चेहरे को ट्रेस करने के बाद अभिमानी अपने अंगूठे से ईशा के लिप्स को टच करता है, फिर उसके कान के पीछे हल्की से किस देते हुए बड़ी ही धीमी आवाज में कहकर, आज रात तुम्हें दिखेगा मुझे इरिटेट करने का नतीजा, वहां से अपने कपड़े पहनने के लिए चला जाता है। अभिमन्यु के जाने के बाद भी ईशा वहीं पर भूत जैसी खड़ी रहती है। आज तक उसे जहां कहीं भी किसी ने छुआ नहीं था वहां वहां अभिमन्यु ने उसे छुआ है। उसके शरीर में उसे ऐसी ऐसी जगह के एहसास दिलाए हैं जिनके बारे में शायद उसे खुद भी पता नहीं था, और अब ये पनिशमेंट वाली बात उसे कुछ ज्यादा ही एक्साइट करती है। कुछ देर बाद बिल्डिंग से नीचे उतरकर अभिमन्यु पार्किंग में रखे अपनी गाड़ी निकलता है। एक क्लासिक रेट्रो डिजाइन वाली ब्लू कार वही कंपाउंड में अभिमन्यु के आने का वेट कर रही ईशा और उर्मिला दोनों पार्टी के बारे में एक बातें कर रही होती है। उर्मिला ईशा को देखते हुए बताती है, बेटा उसे जगह पर तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं। वैसे तो मैं जानते हूँ कि तुम असल में बहुत अच्छी हो और समझदार हो, लेकिन फिर भी इस बात का तुम्हें खास ध्यान रखना है कि वहां पर ना किसी से ज्यादा घूमना मिलना है, ना किसी से ज्यादा बातें करनी है। वो जगह शतरंज की बिछी हुई विषाद के बराबर होगी, हर कोई अपनी अलग ही चाल चल रहा होगा। और जब तुम, जो कि असल में सक्सेना खानदान की नई बहू है, अभिमन्यु की पत्नी है, किसी की तरफ हो जाओगी तब तुम फंस जाओगी। इसीलिए तुम्हें किसी के साथ कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन करनी ही नहीं है। उर्मिला की बात ईशा अच्छी तरह से समझ रही थी। ऐसी बड़ी पार्टियों में ही लोग मौके ढूंढते हैं अपना करियर और किस्मत चमकाने के, किसी को लूटने के, और वैसे भी पहले से एक क्रिमिनल लॉयर होने के कारण वो काफी ज्यादा अच्छी तरह से जानती थी यहाँ का माहौल। लेकिन फिर भी उर्मिला की बात पर अपना सर हल्का सा हिलाती है। थोड़ी देर में अभिमन्यु गाड़ी लेकर उन दोनों के सामने आ जाता है। ईशा सामने वाली पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और उर्मिला पीछे बैठ जाती है। अभिमन्यु गाड़ी चलाकर कंपाउंड से निकलता है और सीधा पार्टी वाली जगह पर जाने लगता है, जहां एक तरफ ईशा और उर्मिला आपस में बातें कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु का पूरा ध्यान इस समय गाड़ी की डिग्गी पर होता है, क्योंकि उसे डिग्गी में इस बची हुई शतरंज को पूरी तरह से हिला देने की और बड़ी वापस अपने हाथ में लेने की, इसी के साथ सामने वाले दुश्मन को अपनी तरफ करने की उसकी चाल का सबसे अहम पैयादा जो इसमें होता है, क्योंकि दिल्ली में चल रही राजनीति का गेम अब ऑन हो चुका होता है। बिकॉज अभिमन्यु सक्सेना इज बैक। चैप्टर 69 पार्टी में एंट्री। एक बड़े से आलीशान टू स्टोरी बंगलो के अंदर एक रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। उसे बंगले को बड़े ही एलिगेंट तरह से सजाया गया था। इसके साथ साथ कई अलग अलग तरह के अरोमा वाले फ्लावर्स उसे गार्डन में लगाए गए थे जिसमें इस पार्टी का अरेंजमेंट हुआ था। गार्डन से थोड़ी ही दूरी पर एक आर्टिफिशियल तालाब बना था जिसके ऊपर एक छोटा सा ब्रिज भी था। ओवरऑल पार्टी की जगह बहुत शानदार थी। कई सारे डिग्नेटरीज, छोटे बड़े, बहुत तरह तरह के गेस्ट पार्टी में आए थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या फिर पुलिस ऑफिसर्स हो या फिर बिजनेसमैन हो जिनका भी शहर में रुतबा था, वो इस पार्टी में मौजूद थे। ज्यादातर ऐसी पार्टी कनेक्शन बढ़ाने के लिए ही होती है, या तो कनेक्शन बढ़ाने के लिए होती है, नहीं तो पूरी अपर क्लास समिति पर अपना इम्पैक्ट छोड़ने के लिए होती है। इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर और इस घर के असली मालिक अभिनव जी, जो कि एक बहुत बड़ी ज्वेलरी चेन की दुकान के मालिक थे, शहर के बड़े अमीर लोगों में जिनका नाम शुमार था। कोई इन्हें देखकर यह नहीं कह सकता कि एक समय पर यह इंसान एक एक कमरे के घर में रहने के लिए भी तरसता था। बुरे समय में जिस दोस्त ने साथ निभाया, इसकी पीठ में छुरा घूमकर इस सोने के महल को खड़े करने वाले इस इंसान के मन में कितना कालापन था, यह इसकी सूट बूट में साझेदारी शरीर को देखकर कोई नहीं कह सकता। ये वही इंसान था जो पहले कभी पहाड़ों में मौजूद एक छोटे से शहर के अंदर अपने दोस्त की दुकान में काम करता था, और आज जिस जगह से निकला था उसी जगह को पूर्ण आउटडेटेड कहकर वहां से दूर भागता रहता था। कोई नहीं जानता था कि यह सच से दूर भागता था या फिर झूठ को अच्छा दिखाने के लिए सच को झूठ लता था। अभिनव इस समय अपनी पत्नी मान्या से बात कर रहा था। आखिर पार्टी को स्टार्ट करने का समय हो गया था। बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे, उन्हें इंतजार था तो बस एक स्पेशल गेस्ट के आने का, और वो बस पूछ रहा था कि क्या वो आएंगे जिनके उन्हें इंतजार था। अभिनव अपनी पत्नी को देखते हुए पूछ रहे थे, तुम्हें क्या लगता है सक्सेना परिवार से कोई आएगा?
एक बड़ी ही डिजाइनर और महंगी बनारसी साड़ी में लिप्त, और एक महंगा सा पर्स लिए इसके साथ साथ ब्लू पल हीरो वाला डायमंड का नेकलेस पहनी मान्य अपने गहनों को संवारते हुए कहती है, देखिए जी, आप नहीं जानते लेकिन ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनकी यही आदत होती है, पार्टियों में लेट जाकर अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोग पिछले 3-4 सालों से इन्हीं औरतों के बीच किटी पार्टी में जाती आई हूँ, मैं इनका स्वभाव कैसे अच्छे से जानती हूँ। वह लोग आएंगे क्योंकि शादी में तो आए नहीं थे ना, बस देरी से आएंगे और हमें उनके इंतजार करते रहेंगे तो सबको ऐसा लगेगा कि हम उनसे डरते हैं या घबराते हैं। हमें पार्टी शुरू कर देनी चाहिए, जब आएंगे तब स्वागत कर लेंगे। अभिनव जी को उनकी पत्नी की बात ठीक लगती है क्योंकि वह भी तो पिछले 3-4 सालों से इसी अपर क्लास सोसाइटी में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें फिर भी थोड़ा घबराहट का एहसास होता है, इसीलिए फिर अपनी आवाज धीमी करके कहते हैं, क्या बात करती हो मान्य, जानती हूँ ना ये लोग कितने जरूरी है पूरे दिल्ली शहर में, ताकत, पैसा और रुतबा ये तीनों अगर किसी के पास है तो वह है सक्सेना परिवार। उनके बच्चे भी अलग अलग फील्ड में नौकरी करते हैं और फिर अगर हमें अपने तारे हमेशा चमकती हुई चाहिए ना, तो इन्हीं के पैरों को पढ़कर बैठे रहना पड़ेगा। वैसे भी कमिश्नर साहब मुझे तब से 3 बार यह कह चुके हैं कि उन्हें उनकी बेटी चाहिए और उनकी बेटी ढूंढने में हमारी मदद सिर्फ सक्सेना परिवार कर सकता है। पैसा मिलने के बाद कहते हैं, इंसान अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा समझने लगता है और अपनी इंपॉर्टेंस दूसरों से ज्यादा समझता है। इस बात को वो इंसान भूल जाता है कि पैसा हो चाहे ना हो, दोनों ही परिस्थितियों में समान व्यवहार करना चाहिए। मान्य को किसी एक आदमी को इतना ज्यादा सम्मान देने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो तुरंत झटक के कहती है, मेरे समझ नहीं आता जी, इतने सारे बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान है, फिर खाली उन्हीं लोगों के पैरों में गिरने की क्या जरूरत है, और फिर ऐसा किस अपने लड़ लिया जो कमिश्नर साहब खुद नहीं निपट पा रहे हैं और आपको भेज रहे हैं, आगे उनकी बेटी का आपसे क्या मतलब है। अभिनव थोड़ा गुस्सा होते हुए अपनी पत्नी को कहते हैं, शांत हो जा, तू कह रही है ठीक कि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तू अभी जानती नहीं है राजनीति के डाउट पेच को एक इंसान अगर गिरता है ना, तो उसके साथ साथ गिरने वाले लोगों की छड़ी लग जाती है, और वैसे भी पेड़ से एक टहनी कटे चाहे 2 टहनी पूरे पेड़ में सरन दौड़ जाती है, और कमिश्नर साहब जिस पेड़ की टहनी है ना, उसे पेड़ की टहनी मैं भी हूं। मैं नहीं चाहता कि उनके गिरने का असर हम सब पर पड़े। अर्जुन आदमियों से हमें निपटाना है ना, वह कोई आम लोग नहीं है, बहुत बड़े गैंग लीडर हैं। मैंने तो ये तक सुना है कि आयकर विभाग से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब जगह उनके जहाज पहचान है, और इन लोगों का काम ही यही है कि जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उन सबके काली कुंडली निकालना। यही कारण है कि ओपनली तो पुलिस भी इन पर अटैक नहीं कर सकती, इसलिए तो अपनी खुद की बेटी की को जाने की रिपोर्ट कमिश्नर साहब नहीं करवा पा रहे। इससे पहले कि मान्य कोई जवाब देती, गार्डन के में डोर पर कई सारे लोगों की अपराध हंसी लग जाती है। कई लोग उसे जगह जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि पार्टी में सिर्फ अपर क्लास समिति सम्मिलित थी, इसलिए इनका इस तरह से जुड़ने का मतलब था कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आया है। मान्य और अभिनव दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ इशारा करने के बाद दोनों में डोर पर चले जाते हैं। वहां पर एक बहुत ही सुंदर सा स्काई ब्लू गाउन पहनी एक लड़की एक आदमी के हाथों को पकड़कर आगे बढ़ रही होती है। उसे आदमी ने भी ब्लैक कलर का एक बहुत सुंदर सा सूट पहना होता है, और उसने जो अंदर ब्लू कलर की शर्ट पहनी होती है वह उसे लड़की के कपड़ों के साथ मैच कर रहे होते हैं। वह आदमी दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम होता है। आसपास की लड़कियां उसे देख देख के इशारे कर रही होती है। उन दोनों के बगल में एक अच्छी सी साड़ी पहनी एक औरत आगे बढ़ रही होती है। उसकी साड़ी इतनी सुंदर होती है कि मान्य जी की साड़ी उसकी साड़ी के आगे फीकी पड़ जा रही थी। तीनों देखने में तो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उनके आसपास का और बता रहा होता है कि वो लोग किस तरह के लोग हैं, और उनकी पहचान तब हो जाती है जब मेहमानों के बीच में से रोहित आगे बढ़ता है, और उसके पीछे पीछे अमृत भी। तीनों ही लोग सेवा के ऊंचे पद पर होते हैं, इसीलिए उन्हें भी पार्टी में बुलाया गया होता है। इसके साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स का वो लोग हिस्सा भी होते हैं। और जब इन दोनों को आगे बढ़ करके उसे ब्लू कलर की शर्ट और अच्छे से सूट पहने वाले आदमी को गले लगाते हुए देखते हैं, तब अभिनव मान्य की तरफ झुकते हुए कहते हैं, यही तो है अभिमन्यु सक्सेना, और उसके बगल में यह शायद उसकी वो पत्नी होगी। इसके बारे में अभी काफी ज्यादा अफवाहें फैली हुई थी ना। अरे बंसल साहब की बेटी जिसको पसंद करती थी और सबसे पता कर रही है कि आखिर अभिमन्यु की पत्नी कौन है, वही है यह अभिमन्यु। और वो देख उसकी बाती है, वैसे तो रहने सहने का ढंग थोड़ा अलग है और शांति पसंद करती है, लेकिन इसके अंदर भी दिल्ली में कई बड़े बड़े हॉस्पिटल आते हैं और खुद एक अस्पताल के डायरेक्टर है। मान्य की आंखें फेल कर चौड़ी हो जाती है। अभिमन्यु को देखकर वो ऐसे ही मदहोशी में कहती है, काश हमारी बेटी भी समझदार होती थोड़ी, और ठाकुर के लड़के की जगह इसको पटती। आज हमें सक्सेना परिवार के आगे भी तो नहीं मांगनी पड़ती। उसकी बात सुनकर के अभिनव जी उसे हल्का सा धक्का देते और कहते हैं, होश में आज अपनी बेटी को देखा और उसे लड़की को देख ले कितनी सुंदर है, दोनों में कितना अंतर है। और शुक्र मना कम से कम ठाकुर साहब का बेटा तो तेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया, वरना बीते 3 सालों में जिस तरह का बर्ताव तुम दोनों माँ बेटियों ने किया है ना, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं उसकी शादी ही ना हो।
अब खड़े खड़े मत रहो, चलो मेरे साथ। इतना कहकर अभिनव के आगे बढ़ जाती है मान्या। अभी मुंह फुलाकर उनके पीछे चलने लगती है। उर्मिला के सामने आकर उन्हें अंदर स्वागत करते हुए कहते हैं, नमस्कार उर्मिला जी, आए अंदर चलो, मैं तो कब से आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। आप लोगों के लिए मैंने एक अलग ही टेबल का अरेंजमेंट किया है, जिससे स्टेज और स्टेज पर हो रही परफॉर्मेंस से साफ साफ दिखाई देंगे। इस जगह को अपना ही घर समझिए। उर्मिला भी अपने हाथ जोड़ती है पहले और उसके बाद बिना कुछ कहे उनके पीछे पीछे चलने लगती है। ईशा अभिमन्यु का हाथ पकड़े उसे आदमी को बड़े ही ध्यान से देखती है। देखने में कुछ खास तो दिखता नहीं था। अगर इस तरह के कपड़े उसने नहीं पहने होते तो कोई कहता भी नहीं किया आदमी इतनी बड़ी जगह का मालिक है। ईशा अपने मन में सोते हुए अपने दांत पीसने लगती है। मेरे अम्मू के परिवार को ठक्कर इतना बड़ा महल खड़ा कर लिया। तेरे इस महल को अगर मैं रेप की धूल नहीं बना दी ना, तो मेरा भी नाम ईशा नहीं है। जो भी कुछ अमू था वो उसे मिल जाएगा और तू जाएगा वहां जहां तेरी असली जगह है, जेल की सलाखों के पीछे चुरकत चोर। अभी भी मन में अभिनव को गालियां दे ही रही होती है कि उसे अपने हाथ पर हल्का सा दर्द महसूस होता है। अपना सर घूमर जब वो देखी है तो पाती है कि अभिमन्यु ने उसका हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ है। इसके साथ साथ सामने किसी को देख रहा है। फिर अभिमन्यु उसकी तरफ घूमकर उसके कान के पास झुककर हल्के से कहता है, देखो ये पहली बार है कि तुम ऐसे किसी जगह पर आए हो। तुम्हें नहीं पता यहाँ पर कैसे कैसे लोग हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ से सिर्फ बुआ के साथ ही रहना है। मैं रोहित और अमृत के पास जा रहा हूँ, तुम उनके पास रहना और कहीं और मत जाना। थोड़ी देर में मैं तुमसे मिलने वापस आऊंगा। याद रखना जो बुआ ने कहा था, किसी के बहकावे में नहीं आना। ईशा अपना सर हमें हिलती है। फिर अभिमन्यु उसे बुआ की तरफ जाने का इशारा करके वहां से चला जाता है। ईशा उसे जाते हुए देख रही होती है। पता नहीं क्यों, शायद उसका भ्रम होता है, लेकिन उसे अभी कुछ समय पहले अभिमन्यु की आंखों में एक अजीब सी आज दिखाई दे रही थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस बात से अनजान की उसे भी दो जोड़ी आंखें देख रही है। ईशा बुआ के पास चली जाती है। वही थोड़ी दूर पर एक पेड़ के पास अपने हाथों में एक जूस का गिलास लेकर खड़ी विधि ये सारी चीज देख रही होती है। पार्टी में जब से अभिमन्यु आया होता है तब से लेकर अब तक उसकी नजरें सिर्फ अभिमन्यु को देख रही होती है। पर जब वो अभिमन्यु को ईशा की तरफ झुकते हुए देखते हैं तो उसके पूरे बदन में आग लग जाती है। उसे एहसास होता है कि किस तरह से जिस इंसान के लिए वो पूरी दिल्ली से तने सुनती है, जिस इंसान को अपना बनाने के लिए उसने आज तक शादी नहीं की, जिस इंसान के खातिर वो इंतजार कर रही है और इसके लिए सारी दिल्ली उसे बिन ब्याही लड़की बुलाती रहती है, इंसान को इस लड़की ने उसे छीन लिया। विधि के बगल में आज की पार्टी की सबसे इम्पोर्टेंट पसंद या यूं कहो तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अभिनव की बेटी सिया खड़ी होती है। ये पार्टी उसकी होती है, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि कब किस कैसे मस्का लगाना और कैसे हवा करनी है। जलती हुई आग में हाथ से कर अपनी ठंड दूर करने की आदत तो उसने अपने पापा से ही सीखी थी। इस समय विधि के मन में ईशा में जो आज थी उसे वह साफ साफ देख पा रही थी। आखिर कौन नहीं जानता था कितना ओबेशन है विधि को अभिमन्यु पे। अगर हाथ में आए मौके का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या किया। दूसरी तरफ अभिमन्यु रोहित और अमृत के पास जाकर खड़ा हो जाता है। दोनों ही अपने हाथ बांधकर सवालिया नजरों से उसे देख रहे होते हैं। आखिर में कुछ देर तक शांति बनाए रखने के बाद रोहित सबसे पहला इंसान होता है जिसके सब्र का बांध टूटकर बहने लगता है। वो कहता है, भाई तू हमें छुट्टी मनाने देगा कि नहीं देगा। इतनी मुश्किल से छुट्टी मिलती है, उसमें भी है अंडरवर्ल्ड वाला काम करना पड़ता है। अगर किसी को पता चला ना तो सब हमें कोसेंगे कि एक फौजी होने के बाद भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। हम लोग घर में आराम से सोने की जगह हम लोग इस घटिया सी बोरिंग सी पार्टी के अंदर आकर बैठी है। इससे बड़ा पाप और हम लोग कर भी कह सकते हैं, बताओ। रोहित की आधी बात सुनकर अमित को लगा था कि उसे रिग्रेट हो रहा है ये सारा काम करके, लेकिन जब उसकी पूरी बात सुनता है तो उसका मुंह अपने आप ही खुलकर खुला रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब वो क्या कहे और क्या ना कहे। अपने हाथ में मौजूद जूस को पूरा पीकर वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। अपने मन में गायत्री मंत्र पढ़ने लगता है। अपनी बात पूरी करने के बाद रोहित अपने दोनों दोस्तों को देखा है। एक पत्थर जैसी शक्ल लेकर खड़ा है, दूसरा जूस पी पी कर पता नहीं क्या बोले जा रहा है, इसीलिए फिर से बोलते हुए कहता है, भाई तू बताएगा आखिर तूने उसे चिड़िया को पिंजरे में क्यों रखा है, जबकि हम तो किसी भी चिड़िया को अपने पिंजरे में नहीं रखते, उन्हें खुले आसमान में छोड़ देते हैं। चिड़िया यानी कि कमिश्नर की बेटी और पिंजरे का मतलब है किडनैपिंग। रोहित कोड वर्ड की भाषा में पूछ रहा था कि आखिर उसने उन सारी लड़कियों को छोड़ने के बाद कमिश्नर की बेटी को क्यों अपने पास रख लिया, उसे क्यों नहीं छोड़ा। आखिर उनका यही तो मिशन था, इन सबको छोड़ देना, इन सबको उनके घर सही सलामत पहुंचाना। इसीलिए तो इन सबको घर सही सलामत पहुंचने के लिए उन्होंने उर्मिला को हॉस्पिटल चुना, जहां पर वो खुद डायरेक्टर है, ताकि इस बात की गारंटी हो कि लड़कियों के साथ आगे कुछ बुरा नहीं होगा। अमृत के मन में भी सेम क्वेश्चन था, इसीलिए वह भी खुद को खाने से नहीं रोक पाता है। हाँ भाई, काम से कम ये तो बता,
अभी मैं उन दोनों की तरफ देखा है और फिर उसके पत्थर जैसे एक्सप्रेशंस वाले चेहरे पर थोड़ी सी हलचल होती है और वह गार्डन में ही मौजूद गुलाब के बगीचे के पास जाते हुए उन दोनों को उसके पीछे आने का इशारा करता है। गुलाब का बगीचा गार्डन के थोड़े कोने में था जहां इस समय काफी कम लोग थे क्योंकि वहां झाड़ियां थी और कीड़े मकोड़ों का डर था, इसलिए कोई उधार नहीं था। वहां पहुंचने के बाद अभिमन्यु आसमान में चांद को देखा और कहता है, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि चैप्टर 70 राज। रोहित और अमृत अपनी अपनी सांस रोककर खड़े थे, लेकिन फिर से अभिमन्यु को कुछ सोचता देख करके रोहित डर गया। हे भगवान, कहीं फिर से तो कुछ उल्टी सीधी कहानी नहीं सुना देगा। नहीं नहीं, आज तो मैं सच उगलवा कर रहूंगा। इसीलिए रोहित तुरंत बोलता है, रुक, बात तो बोलना शुरू कर, बोलते हैं मैं और हमने सुन रहा है ना, हम लोग समय को बता देंगे फोन पर, या रुक मैं उसे भी कॉल कर लेता हूँ। इतना कहकर कि वो तुरंत फोन करता है समय को। दूसरी तरफ समय, जो इस वक्त कहीं जा रहा होता है, अपनी गाड़ी रोककर फोन उठाता है। हाँ बोल गधे, रोहित से तुरंत पलटकर जवाब देता है, तेरा पूरा खानदान गधा। रुक, बड़ी मुश्किल से अभिमन्यु को बताया है, मतलब पटाया है। अब तुम अपनी सांस रोक करके मेरी बात ध्यान से सुना, ठीक है? उसकी इस बात पर समय सोचता है, कान से सुनने के लिए सांस रोकने की क्या जरूरत है, तू सच में गधा है। दूसरी तरफ अमृत भी रोहित की बातें सुनकर खुद को अपनी आंखें घूमने से रोक नहीं पाता है। आखिर में जो रोहित सबको सेटल कर देता है तो अभिमन्यु बिल्कुल धीमी आवाज में कहता है, तुम्हारे मन में यही सवाल है ना कि आखिर मैंने सारी लड़कियों को छोड़ दिया, बस कमिश्नर की बेटी को क्यों नहीं छोड़ा? रोहित अपना सर कहलाता है। अमृत भी सवालिया नजरों से अभिमन्यु को देखता है। अभिमन्यु आगे अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, तुम लोगों ने इस बात पर गौर फरमाया कि दिल्ली के पुलिस डिपार्टमेंट के हेड कमिश्नर इनकी, जिसके अंदर दिल्ली शहर में चलने वाली सारी पुलिस फोर्स होती है, उसने अपनी बेटी की किडनैपिंग होने पर एक फिर भी दर्ज नहीं की, और तो और जिस जगह पर वो किडनैप हुई थी उसे जगह पर किसी को सच के लिए नहीं भेजा है। कोई तो कारण होगा। रोहित, जिसे सबसे लेट हमेशा हर बात समझ में आती है, वो इस बार सबसे पहले बोलना है। क्या तूने यह बात तो बिल्कुल सही कही, कमिश्नर साहब को किसका डर है? वो क्यों इतना चुप चुप कर अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं? और वैसे भी डर तो इंसान को सिर्फ तभी होता है ना, जब वो कोई गलत काम करता है। अमृता के फाड़ फाड़ कर रोहित को देख रहा होता है और सोचता है, यह इतना समझदार कब से हो गया? उनकी हरकतों को नोटिस कर रहा है। अभिमन्यु के चेहरे पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। वो इस तरह से कहता है, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। वैसे 4 महीने पहले चोरी हुई उसे म्यूजियम में मौजूद उन बेशकीमती डायमंड एस के मिशन के बारे में तुम्हें याद है? अमृत अभिमन्यु से सवाल करते हुए पूछता है, ये तो वही मिशन है ना जिसके कारण कुछ समय पहले तुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए और तूने कहा था कि तेरे पहुंचने से पहले ही चोरी हो गई थी। अमृत की बात पर अभिमन्यु से देखा है और फिर एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, ये तो सच है कि चोरी तो हो गई थी, पर मैंने ऐसा कब कहा कि मैं चोर को नहीं जानता था? रोहित अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अभिमन्यु को देखा है और कहता है, क्या मतलब है तेरा? तुझे पता भी है डायमंड की कीमत कितनी थी? कम से कम 100 करोड़। अरे कोहिनूर के बाद सबसे महंगा डायमंड यही तो था। कोहिनूर तो अंग्रेज ले गए और यह भी चोरी हो गया। इंडिया के पास क्या बचा? अमृत उसे शांत करते हुए कहता है, चुप रहे, अभी मैं कहा के बोलने दे और एकदम चुप रहना। अभिमन्यु अपने आगे की बात पूरी करते हुए कहता है, वो चोरी नहीं थी, साजिश थी। और सिर्फ यही चोरी नहीं, बीते 6 सालों में कई बड़े बड़े घोटाले हुए हैं दिल्ली शहर में सरकार के नाक के नीचे, और इन सब घोटालों में कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो आज होता है। हर डिपार्टमेंट में इनका कोई ना कोई एक आदमी जरूर है जिससे इन्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। खुद चीफ मिनिस्टर सब बिन सबसे बच्चे नहीं है, और पुलिस डिपार्टमेंट में तो खुद कमिश्नरी इन सब में का एक आदमी है जिसे पुलिस फोर्स को डाइवर्ट करके इन सारे मशीनस को अंजाम पर लाने में मदद की है। हमारे इंडिया में अभी भी दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाओगे ना तो खाली बंद फाइलें मिलती है, लेकिन उनमें मौजूद किसी का अंजाम कभी नहीं निकलता। ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन इस बार इस शतरंज मैंने बिछाया है, इसमें मौजूद हर प्यादे और वजीर के बारे में मुझे पता है। बस मुझे देखना है कि कितने समय तक इन सब के पीछे मौजूद राजा खुद को बचा पाता है। अभिमन्यु की बातों को डाइजेस्ट करने के बाद अमृत उससे पूछता है, इसका मतलब कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, लेकिन कमिश्नर हीरो का किया क्या? अभिमन्यु अपनी आगे की बात पूरी करते हुए कहता है, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर तालाब में एक गंदी मछली गिर जाए ना तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। किसी भी इंसान को बेईमान बनाने के लिए वो इंसान खुद भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितना उसे पहला फैसला कि यह सारे काम कराने वाला। पुलिस डिपार्टमेंट में सब जाने के बाद भी चुप रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि जो सच के खिलाफ खड़े हैं उनके सामने हथियार उठाने वालों को तो इन लोगों ने कब का शांत कर दिया है। जहां तक बात रही उसे लड़की की, उसे 12 साल की लड़की के पेट के अंदर ही वो हीरे हैं। उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी रोहित तेज आवाज में बोल देता है, क्या कहा? लेकिन फिर अपने मुंह को बंद करते हुए हैरानी से अभिमन्यु को देखने लगता है। अमित को भी इतने बड़े टेस्ट की उम्मीद नहीं होती है। दूसरी तरफ फोन पर सारी बातें सुन रहा है समय, तो इस वक्त एकदम हैरानी के साथ आगे क्या बोल रहा है अभिमन्यु सुनने की कोशिश करने लगता है। अभी मैं अपने हाथ में मौजूद शराब के गिलास को हल्के हल्के हिलाते हुए कहता है,
सही सुन रहे हो कमिश्नर के मन में किसी और के लिए इतना शक था कि उसने अपनी बेटी के पेट के अंदर हीरे रख दिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि वहां से कोई उसके हीरे नहीं चुरा सकता। यही कारण था कि बीते 3 महीने से कमिश्नर साहब की बेटी स्कूल नहीं जा रही थी, कोई क्लासेस में अटेंड करी थी, बल्कि घर में ही रह रही थी। पता है, ऐसा कहते हैं ना कि जिस चीज को हम जितना संभालने की कोशिश करते हैं ना, वो उतना ही भी करने लगती है। झूठ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक माफिया ज्ञान के लीडर को हीरो की छुपाई गई जगह के बारे में पता चल जाता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है कमिश्नर की बेटी, क्योंकि शक के भवन में फर्स्ट करके कमिश्नर ने अपनी बेटी को मिलिट्री स्कूल भेज दिया होता है, जहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। आखिर वो घर में हमेशा थोड़ी ना रह सकता है निगरानी रखने के लिए। और यही कारण होता है कि मिलिट्री स्कूल से उनके घर जा रही बस बीच रास्ते हाईजैक हो जाती है और उसे बस में मौजूद जितनी भी लड़कियां होती हैं उसे माफिया गैंग के लोग उन सबको किडनैप कर लेते हैं। अमृत परेशानी के साथ पूछता है, ऐसा वो उसे बच्चों को पाने के लिए? अभिमन्यु शराब को धीरे धीरे करके पीते हुए कहता है, बच्चों से उनका क्या मतलब है? उनका मतलब है बच्चों के पेट में मौजूद हीरो से उसे बस में मौजूद बाकी लड़कियों को वह भेज सकते हैं। उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग करके दूसरे देशों में भेज सकते हैं। कुछ लड़कियों को ऐसा प्रोस्टिट्यूट कई दूसरे शहरों में बेचा जा सकता है, इसीलिए उनका कोई लॉस नहीं था इस बस को हाईजैक करने में। रोहित सवाल के साथ कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग कमिश्नर की बेटी को नहीं पहचान पा रहे हैं? अरे वो बाहर निकलते खेलता 12 साल की लड़की ही तो है। अभिमन्यु अपने क्लास में मौजूद शराब को खत्म करते हुए आगे की बात कहता है, पहचानते तो तब ना, देखो कहीं बाहर जाती तो वो लड़की बचपन से ही बीमार रहती है। प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण उसे घर में रखा गया था। इस बार वह तो हीरो की बात थी, इसीलिए उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया ताकि उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। लेकिन कमिश्नर पैसे, नाम, शोहरत और दौलत के चक्कर में अपनी बेटी को ही भूल गया। बचपन से ही बीमार रहने के कारण इतना बड़ा शौक नहीं पाए और इसीलिए बेहोश थी जब मैं उसे देखा था। उसके पेट में से लेकिन हीरे निकल कैसे सकते हैं? आई मीन उसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा ना? अमृत का सवाल सुनकर अभिमन्यु ऊपर आसमान में चांद की तरफ देखा और कहता है, ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं है, बहुत रिस्की है। मैंने अपने पर्सनल डॉक्टर से चेक करवाया है। बचपन से हुई बीमारी, प्रीमेच्योर डिलीवरी, किडनैपिंग की थकान, इन सब ने बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर हुआ और उसके बाप के लालच का अंजाम मुझे बहुत ना पड़ रहा है। उसके पेट में मौजूद हीरो के कारण वहां पर एक घाव बन गया है। इस हालत में अगर बच्चे का ऑपरेशन होता है या फिर उसके अंदर से हीरा निकालने की कोशिश की जाती है तो बच्चे की मौत हो जाएगी। वैसे भी चाहे कितने ही आदमियों को मार लो, पर एक बेगुनाह आपको कभी परेशान नहीं करना चाहिए। इस समय अगर मैं उसे लड़की को उसके पापा के पास वापस भेज देता इस डर से कि उसकी पोल खुल गई, वह इंसान अपनी बेटी को तुरंत ऑपरेशन करवाने से भी नहीं घबराता। इसीलिए इस समय दुनिया की नजर से कमिश्नर की बेटी का दूर रहना ही अच्छा है, कम से कम जिंदा तो रहेगी। अभिमन्यु की पूरी बात सुनकर उन तीनों को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसके साथ साथ यह बात सच करके कि अपनी ही 12 साल की लड़की को इस तरह से प्रताड़ित करने के बाद भी कोई इंसान इतने मजे से पार्टी कैसे एंजॉय कर सकता है। सच में ये कमिश्नर तो सबसे भी ज्यादा जहरीला निकला, अपने ही बच्चों को खा गया। कुछ देर तक ऐसी ही शांति रहती है। आखिर में इस शांति को तोड़ते हुए अमृत पूछता है, तो फिर आगे का क्या प्लान किया तूने? अभिमन्यु वहीं पर रेलिंग पर रख एक और शराब की गिलास को उठना है और उसमें से एक बार में सारी शराब पीते हुए कहता है, आगे का प्लान तो बस इतना है कि अब वो लड़की हमारे पास रहेगी, क्योंकि जब तक वो लड़की हमारे पास है हीरे और वो लड़की दोनों ही सुरक्षित है। इसके साथ साथ हमें इंतजार करना होगा रक्त पुष्प के आने का। अभिमन्यु की बात सुनकर रोहित कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है, लेकिन हमें किसी फूल का इंतजार क्यों करना है? अभिमन्यु उसी जगह पर एक दो चक्कर काटते हुए कहता है, वो कोई साधारण पुष्प नहीं है। रक्त पुष्प वो न सिर्फ शरीर में नया खून बनता है, बल्कि इसके साथ साथ किसी भी चोट को कम से कम समय में ठीक करने की शक्ति रखता है। उसे पुष्प को खाने के बाद कमिश्नर साहब की बेटी के पेट पर मौजूद वो घाव आसानी से भर जाएगा। इसके साथ साथ जिस हालात से वो गुजर रही है उसमें भी थोड़ी कमी आएगी। और यही कारण है जो मैंने समय को उसे जगह पर भेजा है। सिर्फ वही एक जगह है जहां से पता चल सकता है कि रक्त पुष्प किसके पास मिलेगा। रोहित पूछता है, जगन्नाथपुरी धाम कैसे? वहां पर क्या इन रक्त पुष्पों का स्टॉक मिलता है? शायद हाँ या शायद नहीं। अभी मैं उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि आगे बढ़कर के विंटर से एक और शराब का गिलास लेकर के उसे पीता है। उसे इतनी ज्यादा शराब पीते हुए देख करके रोहित अमित को देखता है। तू आज इतनी शराब क्यों पी रहे हैं? तुझे तो पीने की आदत ही नहीं है। अमित के सवाल पर रोहित अपनी आंखें घूमता और कहता है, लगता है बुढ़ापे के साथ साथ जीजी का दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। इस इंसान को पीने में भी कोई नहीं हरा सकता। आर्मी कैंप में भी सब फर्स्ट थर्ड आते थे और यह सिर्फ 2 ही गेम में फर्स्ट आ पाई थी। दूसरी तरफ शिक्षा अपने हाथ में मौजूद ड्रेस का गिलास लेकर के उर्मिला के पास जा ही रही होती है कि तभी अचानक से कोई इंसान उसके रास्ते में अड़ंगी लगा देता है और वो उसे चीज में फर्स्ट करके मुंह के बाल गिरने वाली होती है कि तभी 2 हाथ से पकड़ लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल।